टैक्सेशन हमारे इंडिया में तो टैक्स स्लैब जो हायर इनकम जितनी बढ़ती जाए उतना टैक्स देते जाओ। 1 करोड़ कमाओ 30 लाख दे दो। गोल्डन वीज़ा आई थिंक 10 साल का आपको टाइम दे देता है कि आप वहाँ पे दुबई में आ जा सकते बहुत ईजिली। उसको ब्रोकर ने जिसने उससे खरीदा है उसको इतनी घुट्टी पिला दी कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप ये ले लो, आपके पैसे ट्रिपल हो जाएंगे। आप भी वो बात बोल रहे हो। इवन मैंने कई रील्स भी देखी हैं, लोग अपना मोबाइल छोड़कर चले जा रहे हैं, पूरा घूम कर आ रहे हैं, घंटों के बाद भी वो मोबाइल और वो वॉलेट उनका वहीं पर रखा हुआ है। फ्लाइंग टैक्सीज चलने लगेंगी नेक्स्ट ईयर। ईयर सो दैट्स ह्यूज। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है फ्लाइंग टैक्सीज का सिस्टम। अगर मैं पर्सनल की बात करूँ, मेरी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। मैं आज 10 करोड़ बनाऊँ, 15 करोड़, 20 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप लॉन्ग टर्म रेंटल करते हो वो आपको 5 से 6% नेट मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया में 1.5 से 2% है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी, सिमरन जी, हमारे एस्ट्रोन पंडित पॉडकास्ट पे। मैं जब ज्योतिष की जर्नी अपनी शुरू कर रहा था ना, तो सबसे बड़ा मेरे पास यही चैलेंज था कि बहुत सारे लोग इस पे नहीं मानते थे या डरते थे या घबराते थे या सोचते थे इस सब से कुछ नहीं होता, ये सब पागल बना रहे हैं। ठीक है, तो उनका भरोसा जीतने के लिए जो सबसे पहला काम मैंने किया था वो था एजुकेट करने का, नॉलेज स्प्रेड करने का। किसी भी चीज़ में अगर आपको किसी का भरोसा जीतना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनको पढ़ा दो, आप उनको नॉलेज दे दो, आप उन्हें अवेयर कर दो। और यही काम आप लोग रियल इस्टेट में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं। और रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है, चाहता हर कोई है कि सबके पास हो, कई सारा हो, लेकिन डर बहुत लगता है। स्पेशली जब अगर आप उस इंडस्ट्री में कभी गए नहीं हैं, आपने कभी कुछ सीखा नहीं है, कभी कुछ किया नहीं, तो वो जो पहला स्टेप है वो लेने में डर बहुत लगता है। और इसीलिए मुझे आप दोनों बड़े पसंद हैं कि आप जो एक मुहिम चला रहे हैं, जो मिशन है आपका कि लोगों को अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या गलतियां हैं और कहाँ कहाँ अपनी नॉलेज ना होने की वजह से आप मिस्टेक ना कर जाओ, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को कहीं भूल ना जाओ या छूट ना जाए आपसे। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या, मुझे ना ज़्यादा तो रियल एस्टेट के बारे में नहीं पता है, ठीक है, पंडित आदमी हूँ, पढ़ाने लिखाने का काम है, ठीक है, लेकिन मन तो मेरा भी है, रियल एस्टेट काफ़ी सारे हों मेरे पास। तो सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो एक ऐसे माइंडसेट से पूछूंगा कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, और शायद हमारी ऑडियंस में भी कई ऐसे लोग होंगे जो एस्पिरेशनल होंगे, मोटिवेट होंगे, पैसा होगा उनके पास या वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, तो उनको भी कुछ सीखने को आज के इस पॉडकास्ट से मिलेगा, स्पेशली दुबई में, जो कि हर जगह हमें ऐड देखने को मिल रहे हैं कि आओ दुबई में हबीबी, लेट्स कम टू दुबई, ठीक है, वो सब हमें मिल रहा है। तो दुबई का रियल इस्टेट मार्केट और इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट, इसमें डिफरेंस क्या है, इस सारी बातें आज के हम पॉडकास्ट में करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्यों जाना है दुबई? इंडिया में क्या ऐसी दिक्कत है कि आप लोग दुबई के लिए सबको ले जाना चाहते हो? नहीं, वी लव आवर कंट्री। हम्म। हमें अपने देश से बहुत प्यार है। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया ग्रो करे, बट साथ साथ एक जैसा हम पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि जब बंदा एक लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है तो एक उसका गोल है, एक टारगेट है, उसने अचीव कर लिया, करने के बाद वो सोचता है क्या यार मैं ढंग से सांस भी नहीं ले सकता यहाँ पर। जैसा कि अभी हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, तो दिल्ली का जैसा AQI इंडेक्स है, तो वो सोचते हुए कल को अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या हम यही चीज़ें इनहेरिट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए, इट्स नॉट दैट कि मैं नहीं चाहता हमारी कंट्री ग्रो करे, ना ग्रो करे, हमारी कंट्री और ग्रो करे, हम भी ग्रो करें उसके साथ। बट हाँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर हम दे सकें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, दिस इज व्हाट वी वांट। ओके, सो एक बेटर लाइफ के लिए आपको दुबई Correct. जाना चाहिए। व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? यूरोप है, US है, कनाडा है, सिर्फ दुबई ही क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे दुबई से ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं है। मैं अपना एग्जांपल लेके बता सकती हूँ। मैं कनेडियन सिटीज़न हूँ, मैं वहाँ पे 6 साल रह चुकी हूँ। और पहले लोगों को लगता था सबसे सेफ कंट्री है, बट मेरे पीछे एक होमलेस इंसान भाग के उसने मेरे ऊपर थूका है कोविड के टाइम पे। ओके। सो दैट इज़ कनाडा। मैं यूरोप ट्रैवल कर चुकी हूँ, मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छीन चुका है वहाँ पर। US में गन वायलेंस बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी सिटी लाइफ की बात करो, पूरी दुनिया में कुछ भी सेफ नहीं है। अभी सबसे सेफ हेवन जो दो लोगों के लिए है वो दुबई ही है। इंडिया को तो मैं मतलब काउंट भी नहीं कर रही कि कहाँ रैंक करता है सेफ्टी में, बट आप ये वर्ल्ड क्लास सिटीज़ की बात करो तो सेफ्टी कहीं भी नहीं है। सो सबसे बड़ा इस सेफ्टी, इंसान क्या चाहता है, बेयर मिनिमम तो सेफ्टी चाहता है ना वो उसको अपनी कंट्री में मिल रही है। वो कहीं जाने की सोचेगा तो उसको वो देखेगा ना कि सेफ्टी कहाँ मिल रही है। सो दुबई सबसे सेफ कंट्री है, सिटी है आज की डेट में।
जब आपने सेफ्टी के बारे में बोला ना सिमरन जी, तो मैंने हनी सिंह का एक पॉडकास्ट सुना था। जब सिद्धू मूसेवाला के साथ जी, जी, उनके जी। साथ एक्सीडेंट हुआ, तो उनका एक पॉडकास्ट है, उन्होंने बोला था कि मैं दुबई में रहता हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। और आप भी वो बात बोल रहे हो। इवन मैंने कई रील्स भी देखी हैं, लोग अपना मोबाइल छोड़कर चले जा रहे हम हैं, करते हैं। पूरा घूम कर आ रहे हैं, घंटों के बाद भी वो मोबाइल और वो वॉलेट उनका वहीं पर रखा हम हुआ है। करते हैं। हम भी यही करते हैं। हमारे पास मेरा हैंड बैग में कैश ज़्यादा होता है काफ़ी बार, और मैं भूल जाती हूँ छोड़ के कि अच्छा यार रखा था, और कभी सोचा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी आपके दिमाग में नहीं आता। गाड़ी में फुल ऑफ गाले को दे दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका सेफ्टी के बारे में, तभी तो सेलिब्रिटी सारे मूव हो रहे हैं। पहले कनाडा रहते थे, करण औजला कनाडा रहता था। आपके यहाँ से इतने सेलिब्रिटीज़ जा चुके हैं क्योंकि उनको सेफ्टी वहाँ पे मिलती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बहुत टाइम से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं दुबई में, किस तरह के माइंडसेट के लोग आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? हर तरीके से लोग आते हैं, सबकी अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, सो दे बाय अ प्रॉपर्टी विच इज़ लाइक 4-5 ईयर्स, वो लेके छोड़ देते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते हैं कि ठीक है चलो मेरा जब बच्चा बड़ा होगा तो आई कैन गिफ्ट इट टू देम। और आइदर इफ दे वांट के मूव करना है या हायर एजुकेशन बाहर करनी है, तो एक ये लोग हो गए। दूसरे लोग हो गए डाइवर्सिफाई करना है कि भाई ठीक है इंडिया में हमने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, पैसा बना लिया, अब चलो डाइवर्सिफाई करते हैं, एक ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और हम इंडियंस ही हैं ग्लोबली, आप अगर देखो डेटा उठाओ, सो जहाँ जहाँ आप देखो जहाँ रियल एस्टेट मार्केट उठी है वहाँ इंडियंस का बहुत अच्छा रोल है। ये तो मैंने भी देखा है कि भारतीय हर जगह पे हैं। मुझे पहले लगता था कि अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज़ में होंगे, पर मुझे जब अफ्रीका से कॉल आने लग गए, ठीक है, तो मैं समझ गया कि भारतीय कहीं ऐसा कुछ नहीं कोई बचा जहाँ जगह भारतीय नहीं ना गए रहा। हों। एंड दे एक्सेल, मतलब वो एक टॉप पोजीशन पे बैठे हैं हर जगह। मतलब एग्जांपल लेता हूँ, दुबई में आपने एक इमार का सुना होगा नाम। सो इमार ने बुर्ज खलीफा बनाया, राइट। सो इमार के जो टॉप मैनेजमेंट है ना, ही इज इन इंडियन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं पब्लिकली बैठा हूँ। सो ही इज एन इंडियन टॉप मैनेजमेंट। हाँ, ओनर अरबी हैं, बट जो पूरा शो रन कर रहे हैं दैट्स इंडियन। और मेजॉरिटी एशियंस ही हैं जो। तो एक तो ये वैभव जी समझ में आएगी, एक अच्छी बेहतर लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ और सेफ्टी चाहिए आपको, तो एक एक अट्रैक्शन दुबई का ये है। क्या बिजनेस वालों के लिए भी है कुछ क्या? टैक्सेशन, टैक्सेशन, टैक्स पैसा फ्री। बचेगा वहाँ पे। जी, हमारे इंडिया में तो टैक्स स्लैब, जो हायर इनकम जितनी बढ़ती जाए उतना टैक्स देते जाओ। 1 करोड़ कमाओ 30 लाख दे दो, तो बंदा सोचता है उस बारे में। सो टैक्सेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है दुबई की ग्रोथ में आज के टाइम पे। बिजनेसमैन ज़ीरो टैक्स भी कर सकता है, डिपेंड करता है। अगेन कॉर्पोरेट टैक्स है 9%, एट अर्निंग्स का थ्रेशोल्ड आ जाता है, वो अलग है। अगर मैं पर्सनल की बात करूँ, मेरी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। मैं आज 10 करोड़ बनाऊँ, 15 करोड़, 20 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टैक्स ही नहीं है। तो मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट के लिए नहीं काम कर रही हूँ। अब ये सवाल तो कुछ ऐसा है कि मुझे आपसे लगता है ऑफ द कैमरा बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक मुझे आया कि इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, ठीक है, कंफर्टेबल सेफ्टी लाइफ, बिजनेस वालों के लिए आपको शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, टैक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है। बिजनेस वाले इस एंगल से ज़रूर सोचते होंगे। एक सर्विस क्लास भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी हैं जो जॉब करने जाते हैं दुबई में, उनके लिए भी वहाँ पे रियल एस्टेट है। तो ये 3 मेजर फैक्टर है, अगर आपकी लाइफ में कहीं पे कोरिलेट हो रहे हैं तो आपके लिए दुबई होना चाहिए। अब तो ये तो हो गई अच्छी गुडी बातें, ठीक है। पर अगर मैं आपसे प्रोसेस समझना चाहूँ कि जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, पहले तो कितने पैसे चाहिए? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है यार महंगा ही होगा यार दुबई में, वो क्योंकि वो बुर्ज खलीफा की इमेजेस बनी हुई हैं, सब जगह लग्जरी है, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा शायद मेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो कितने पैसे होंगे तो आप वहाँ पर लेट्स सपोज 1 BHK ले सकते हैं दुबई में? एक बताइएगा कि सी फेसिंग हो, अच्छा व्यू हो, एक नॉर्मल 1 BHK, और अगर आप अपना खुद का ज़मीन ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं या विला ले रहे हैं, तो कितने कम से कम में हो जाएगा? क्या मनी का ब्रैकेट होना चाहिए? आंसर करने से पहले पंडित जी, मैं पूछूं आपसे, आपको क्या लगता है बुर्ज खलीफा में 1 बेडरूम कितने का होगा? जस्ट अ गेस। आई थिंक 100-150 करोड़ का होना चाहिए। नहीं है इतना, नहीं? 5 करोड़। 5 करोड़ ओके, बुर्ज खलीफा के ये अंदर। तो दिल्ली से भी सस्ता है फिर तो, हाँ? एग्जैक्टली, तभी मैंने कहा एक बार पर्सपेक्टिव लेता है। लाइक यू सेड कि ऐसी इमेज बना दी गई है, हमें लगता है हमारे लिए रीचेबल नहीं है, बट बहुत इजीली रीचेबल है। बुर्ज खलीफा में आज 5 से 6 करोड़ में आप 1 बेडरूम लेके रह सकते हो। बट अभी जैसे हमने बात की, गुडी पिक्चर तो सब बताते हैं 5 करोड़ का बुर्ज खलीफा लगा, बट बुर्ज खलीफा में बालकनी नहीं है। सो अब फ्रेश एयर अगर आपको लेनी है तो आपके पास बालकनी है ही नहीं।
जो आपके लिए ज़रूरी जो है। ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, राइट। जिसके लिए हम अभी इतने पूरी कॉन्वर्सेशन हमने करी है। हाँ ओके। जी। तो बालकनी ही नहीं, प्लस बुर्ज खलीफा के आसपास की बिल्डिंग्स से बुर्ज खलीफा का व्यू है। बुर्ज खलीफा से तो कोई व्यू नहीं है, आपको नीचे फाउंटेन दिखेगा, बट बुर्ज खलीफा से महंगी, अगर बुर्ज खलीफा में 1 बेडरूम 5 करोड़ का है तो शायद 8 करोड़ का होगा आसपास की बिल्डिंग में, क्योंकि उससे बुर्ज ओके। खलीफा दिख रहा है, जी। नाइस। और वो भी मार्की है। ये कुंडली में एक प्लेनेट होता है जुपिटर, ठीक है? तो जुपिटर का काम होता है सबको ब्लेसिंग देना, ठीक है? राइट। वो जहाँ पर भी देखता है वो हाउस ब्लेस हो जाता है, वहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लग जाती है। राइट। पर वो खुद जहाँ बैठता है, ठीक, उस हाउस को दबा देता है, उस हाउस के अच्छे रिजल्ट आपको उतने नहीं मिल रहे होते। तो आई थिंक वो बुर्ज खलीफा वो जुपिटर जुपिटर, वाला काम हाँ कर रहा जी, है वहाँ पे। बुर्ज खलीफा ओके। इज जुपिटर इन दिस सो सिचुएशन, हम वापस बिल्कुल। आते हैं अपने सवाल पे कि हाँ जी। कितना अगर एक व्यक्ति को 1 बीएचके या 2 बीएचके 3 बीएचके लेना है, सी फेसिंग विला, इसके क्या प्राइस रेंज अभी होंगे फिलहाल? हाँ, नॉर्मल 1 बीएचके लैंडलॉक्ड जो हम बोलते हैं कि आसपास सारी लैंड है, हम्म। अप्रोक्सीमेटली 1 बीएचके आपको पड़ेगा 3 करोड़ के आसपास, शुरुआत बताऊँ तो। अब आता है आपका सी फेसिंग अपार्टमेंट, कोई भी आएगा अबाउट 5 से 6 करोड़ मिनिमम। एक वहाँ पे चलते हैं टाउन हाउसेस जो अटैच होते हैं, मतलब साथ में होते हैं, उसका आपका प्राइस आएगा अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़। अब रहे चाहिए विला जिसमें चारों तरफ कुछ अटैचमेंट नहीं है, बाउंड्री है, अपनी ग्रास है, प्लॉट है, पूरा पीछे गार्डन है, उस टाइप का कुछ अप्रोक्सीमेटली 13-14 करोड़। ओके। सो अब मैं समझ गया कि हम जो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगने लग हाँ गई जी। हैं, ठीक है? और दुबई में इन कंपैरिजन तो ओके ही है, ठीक ही लग रहा है ये प्राइस, ठीक है? और चलिए ये बात समझ में आई है। एक वहाँ पर पाम जुमेरा या पाम बीच है, ठीक जी। है? जी। उस पे मैंने एक रील देखी थी, जो 350 करोड़ के घर हैं वहाँ पे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल। बिल्कुल सच है। सो पाम जुमेरा पे हमारे अंबानी जी का घर है, हमारे शाहरुख खान साहब का घर है, सबके सेलिब्रिटीज़ के घर हैं वहाँ पे। मतलब अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो मेजर, नॉट इंडिया, मेजर कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस का घर वहाँ पे है, फुटबॉलर्स का घर वहाँ पे है। तो वहाँ पे हर तरीके के घर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 करोड़ से कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमारे अंबानी साहब ने लिया 600 मिलियन दिरहम्स का, 600 मिलियन दिरहम्स हो गए 1500 करोड़, 1500 करोड़। 1500 करोड़ का घर है वो, जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी साहब के पास है। आई एम नॉट श्योर किसके नाम पे है वो, ठीक है। बट उस फैमिली में है। तो एक बात तो मुझे आपसे बात करके समझ में आ गई कि हर किसी के लिए दुबई में कुछ ना कुछ कुछ है, ना कुछ है। ठीक है? इवन पाम पे भी आप अपार्टमेंट खरीद सकते हो 5-6 करोड़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाम पे ही रह रहे हो, पाम जुमेरा पे ही रह रहे हो, बस वो अपार्टमेंट है, सी फेसिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो पाम बना है वो पाम की शेप पे बना हुआ है, तो जो ऐसे निकल रहे हैं उसमें से पानी दिख रहा है, वो विला होगा, वो 100-150 करोड़ की। आप प्राइवेट बीच के साथ है, आपका अपना बीच है, अपने खुद की बीच है आपका। उस चीज़ के पैसे। एक मुझे ना रहना नहीं है वहाँ पे, मुझे तो बस अपने पैसे डबल करने हैं या ट्रिपल करने हैं, इन्वेस्ट करना है, लेट्स सपोज, ठीक है? सो इंडिया में मैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में या मुंबई में या बेंगलोर में लूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, जहाँ पे शायद मैं आसानी से जा सकता हूँ, या फिर मुझे दुबई में लेनी चाहिए? एप्रिसिएशन कहाँ पे ज़्यादा होगा इन फ्यूचर? तो जैसे इंडिया में भी अगर आपने देखा हो, ज़मीन अगर आप कुछ भी लैंड से रिलेटेड कुछ भी लेते हो, सो वो 3x 4x 5x हो जाता है। ये ग्लोबली यही ट्रेंड फॉलो होता है, बिकॉज लैंड इज स्कैर्स, ज़मीन लिमिटेड है। अपार्टमेंट तो उस छोटे से एरिया पे आप बना सकते हो, 100 फ्लोर बना सकते हो, और दुबई में बनते भी हैं 100 फ्लोर। सो अगर इंडिया में रहते हुए आपने कुछ इन्वेस्ट करना है, सो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी समथिंग रिलेटेड टू लैंड, यानी टाउन हाउस, विला, वही लेना चाहिए। और अगर हमें अपार्टमेंट में जाना है, हमें लोअर टिकट साइज में जाना है, 3 4 5 करोड़ में जाना है, तो हमें एक सी फेसिंग अपार्टमेंट लेना चाहिए। इसी से ही आप इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल कर सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5 ईयर्स। अदरवाइज हमारे इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इट्स नॉट दैट इंडिया ख़राब है। इंडिया में भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, साथ से एक हाईवे निकल जाता है, सो यू एनीवेज यू गेट 3x 4x ऑफ योर वैल्यू। सो बोथ, अगर हम दोनों जगह बात करते हैं, इंडिया में भी दुबई में भी, दोनों जगह ज़मीन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए टू डू 3x 4x 5x। ये तो चलिए आई थिंक कि दोनों जगह बढ़ रहा है मार्केट धीरे धीरे, आप ये कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि
टूरिज्म के मामले में दुबई अभी भारत से ज़्यादा आगे है, बिल्कुल ठीक है। बहुत आगे। लोग जैसे ही इंडियंस में थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर आते हैं तो पहली जो कंट्री होती है जहाँ वो जाने का सोचते हैं वो दुबई ही दुबई है, होता है, जी। ठीक है। आज से पहले वो वियतनाम, कोलंबिया, हाँ जी। कंबोडिया थाईलैंड इसका वगैरह। ट्रेंड था, लेकिन अब वो दुबई का ट्रेंड बन गया है कि और हम वहाँ जाएंगे। इवन जब आईफोन्स भी लॉन्च होते हैं ना तो लोग जी कहते हैं वहाँ जल्दी जाओ, वहाँ से पहले मिल मिल जाएगा, ठीक हाँ, जाएगा है। आजकल बिल्कुल। कस्टम्स में रोकते हैं, आईफोन दिखाओ, ओके। खरीद के तो नहीं ला रहे हो। तो एक टूरिज्म में तो एक मेरे सेंस में तो जैसे आता है कि मैं तो वहाँ रहूँगा नहीं, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा वहाँ पे किसी पे, फिर चाहे तो मैं एयरबीएनबी में उसको कन्वर्ट कर दूँ और या फिर मैं किसी और को दे दूँ रेंट पे, ठीक है। तो रेंटल यील्ड भी क्या बेहतर है वहाँ पे? जी। सो आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी, एड्स देखी होंगी जिसमें 8 से 10% रेंटल बताया जाता है। सो वो होता है एकदम गुडी गुडी पिक्चर कि 8-10% का किराया आएगा आपको, बट ऐसा होता नहीं है। जो आप लॉन्ग टर्म रेंटल करते हो वो आपको 5 से 6% नेट मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में 1.5 से 2% है। मैं इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस की बात नहीं कर रहा, इंडिया में एवरेज सिटीज की बात करूं तो 1.5-2% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आपका एनुअल रेंट है। वहीं दुबई में 5 से 6% हो जाता है नेट। 8-10% तो है ही नहीं, मतलब अगर हम देखें तो 10% तो कहीं पे भी नहीं है। वही सेम चीज अगर हम सेम अपार्टमेंट को एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं, यानी जो उस पर एयरबीएनबी चलाएगा, तो वो 5-6% बढ़ के आपका 7 से 9% हो जाता है। वो तब होता है जब आप शॉर्ट टर्म पे उसको डालते हो और एंड आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आपने कोई भी ले लिया और आप एक्सपेक्ट करोगे हाँ मेरा 7% 9% का आएगा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं रेंटल यील्ड का तो हाँ डेफिनेटली इंडिया से बेटर है रेंटल आरओआई वहाँ पे। दैट्स 100%। और आपको लगता है फ्यूचर में भी ऐसे बढ़ेगा ये या इतना ही रहेगा? नहीं, रेंटल तो इतना ही रहेगा, हम्म। बट फिर भी ग्लोबल अगर हम देखें तो सब जगह से बहुत अच्छा आरओआई है रेंटल आरओआई। मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में अभी अगर हम हमारी ऑडियंस जो आपकी ऑडियंस देख भी रही है उन्होंने अगर किसी को रेंट पे दिया भी हुआ है तो अब नेट कैलकुलेट करेंगे ना सर्विस चार्जेस और सब काटने के बाद 2% से ऊपर नहीं आएगा, मैक्स 3 आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं आता। वहीं दुबई में 5-6% है। ओके। एक चीज़ और वैभव जी, मुझे आजकल मतलब एक नया ट्रेंड दिख रहा है। जैसे अभी हम लोग एक फ्लैट लेने की बात कर रहे थे तो जो बिल्डर थे वो खुद ही कह रहे थे कि आप ले लो, और अपना पेमेंट प्लान उन्होंने समझाया, आपका मैं ही चढ़ा दूंगा किराए पे, ठीक है, और वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको ज़्यादा उसके लिए ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि किस किस को देना है। तो क्या ऐसी एजेंसीज भी हैं अब वहाँ पर? हाँ, हम क्या आप लोग जस्ट बाय और फिर? हमारा पूरा एजेंसी ऐसा है जैसे एक इकोसिस्टम है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कस्टमर आया इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो अप्रिसिएशन के लिए कि खरीदेंगे कुछ, आज 4 साल बाद बेचेंगे, डबल ट्रिपल जो भी बनता है निकाल के देंगे आपको, तो हम ही करेंगे। ऐसा नहीं है आज प्रॉपर्टी दिलाई और कल कौन बेचेगा उसको, क्योंकि आप घर नहीं खरीद रहे, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसे डाल के पैसे निकालने के लिए, नंबर 1। तो उसमें हम हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ रेंटल इनकम की बात करें तो प्रॉपर्टी ले ली, आज ली, जो रेडी है या जो हैंड ओवर होएगी आज से 3-4 साल बाद, उसको हमने रेंट करना। तो हम दोनों चीज़ें करते हैं, लॉन्ग टर्म रेंटल भी जो आप वैभव ने रिटर्न्स बताई, और शॉर्ट टर्म की अलग कंपनी है, तो हम ही मैनेज कर देते हैं। तो एंड टू एंड सोल्यूशन है। होता क्या है, दुबई में ओवरसीज इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, तो उनको दे नीड आईज एंड ईयर्स बेसिकली, कोई वहाँ पे हो जो ध्यान रख सके। इंडिया में जैसे आपने कहा बहुत लोग प्रेफर इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है दुबई कैसे करेंगे, क्योंकि मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, दिल्ली चलो अपना एक बैकयार्ड है, पीछे जाना कर लूँगा मैनेज। यहाँ क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा यही काम है उनको उनके साथ रहना पूरी जर्नी में, उनके पैसे बना के देने में या रेंटल इनकम ला के देने में हम एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं। ओके। तो मतलब अगर मैं ट्रिस्टा के पास आऊँ यानी आप दोनों के पास आऊँ तो आप मुझे पहले अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट के मामले में कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पे पूरा दुबई तो नहीं अच्छा नहीं होगा हो मेरे सकता, हिसाब से, ठीक नहीं है। हो सकता। कुछ तो ऐसी जगह होंगी कि यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट आ रहा है या यहाँ पे कोई रोड आ रही है या कुछ बड़ी चीज़ जी आ रही है, जी जी तो आप उसमें गाइड करोगे, उसे पेमेंट प्लान में लेने में, लोन वगैरह करने में, फाइनेंस में आप गाइड करोगे, प्लस आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे अर्न कर सकूं इसमें भी आप गाइड करोगे। अब इसके लिए मुझे बार बार दुबई नहीं आने की ज़रूरत है, जी। आप लोग तभी आपने अपनी कंपनी का नाम ट्रस्टा रखा है, जिसका मतलब ही ट्रस्ट है, विश्वास है। हाँ, एक बार आप हम पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, देन यू विल ऑटोमेटिकली सी। हम जैसे कहते हैं हमारा पेट भरा हुआ है, हम वो एक छोटे से कमीशन के लिए वो काम नहीं करते जो हमारी इंडस्ट्री। आई वर्क इन दिस इंडस्ट्री, बट हमें पता है कि इंडस्ट्री बदनाम है। अभी मैं आऊँगा इस बदनामी पे, अच्छे से आऊँगा मैं, इससे डिटेल में बात करेंगे, वेट कर रहे हैं। ठीक है। पर मैं अभी एक प्रोसेस समझना चाहता हूँ आपसे कि आप एक नॉर्मल इंडियन को
पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क के मामले में कैसे वो दुबई में जाकर प्रॉपर्टी ले सकता है अपने लिए? तो ठीक है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ, एकदम बिल्कुल जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप Yes. दुबई आए ही नहीं है वैसे। तो सबसे पहले तो हम एक वीडियो कॉल बुक करते हैं क्लाइंट के साथ, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, उनसे समझते हैं कि व्हाट्स योर एग्जैक्ट पर्पस। क्या आपको डाइवर्सिफाई करना है, क्या आपको मूव होना है, क्या आपको सिर्फ गिफ्ट करनी है प्रॉपर्टी, या आप जस्ट अभी एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपको 3 4 6 महीने बाद लेना है। सो वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट। जब हमें वो समझ आ जाता है ऑन द कॉल, ऑन द जूम कॉल ओनली, तब हम एक कुछ सजेस्ट करते हैं अपनी तरफ से, हम अपने सजेशन देते हैं कि ये आपके लिए ठीक रहेगा। जब आप मन बना लेते हैं कि ये प्रोडक्ट समझ आ रहा है, ये मेरा टाइमलाइन है और इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो जब हमारे को क्लैरिटी आ जाती है, देन वी इनवाइट देम टू दुबई कि आप एक बार दुबई का चक्कर लगाओ, और इफ़ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दुबई तो यू नो एवरीथिंग। तो तब हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, देन वी एग्जीक्यूट दैट ट्रांजैक्शन। सेकेंड थिंग आ जाती है फंड्स का मूवमेंट, जो है कि आपको सही तरीके से लीगली आपको पैसे कैसे भेजने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग गलत कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और कर बैठे हैं, जिनके लिए आज लोगों को काफ़ी ईमेल्स और नोटिफिकेशंस आ रही हैं इनकम टैक्स से, ईडी से, विच इज़ नॉट राइट, जो लोग गलतियां कर चुके हैं। जब वो फंड्स मूव कर देते हैं, देन वी डू द ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन, जिसे हम यहाँ रजिस्ट्री कहते हैं, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्री करवाते हैं। कुछ डेवलपर्स खुद करते हैं, कुछ अगर हम रीसेल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हम वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। देन वंस यू गेट द हैंडओवर, तब हम उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रेंटल पे चढ़ाते हैं। एंड देन वी आस्क यू कि आपको दुबई में रखना है पैसा, इंडिया में लेके आना है पैसा। देन वी गाइड देम अकॉर्डिंगली कि कम से कम टैक्स लगे और मैक्सिमम आरओआई उनका निकल के आए। तो ये एक तो प्रोसेस पूरा रहेगा प्रोसेस आपको, और इस प्रोसेस में शायद 1 से 2 बार ही दुबई जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी, वो लोकेशन देखने के लिए, क्योंकि इंडियंस को तो फील करके देखना है। हाँ, टच एंड ठीक है, फील तो टच जरूरी एंड है। फील तो ज़रूरी है, बिल्कुल। यस, बिना, और प्रॉपर्टी के मामले में तो बिल्कुल ही करना है। जी, बीच में आपने एक बात बोली कि ईडी के और इनकम टैक्स के, ये क्या पंगे हैं? मतलब ये तो नाम सुन के डर लगता है। आप कोई कहानी है ऐसी किसी कस्टमर की जिसके साथ ऐसा हुआ हो? तो हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, हमारे क्लाइंट्स के साथ नहीं हुआ, बट हमारे पास लोग आते हैं कि हमने ये फलानी गलती कर दी, हम ये गलती कर बैठे हैं, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन क्या है इसका। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना अपनी गलती, तो उसका एक सॉल्यूशन है। तो लोग क्या करते हैं, लोग इलीगल तरीके से पैसा कंट्री से बाहर निकाल देते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम प्रमोट नहीं करते उस चीज़ को। अब मना करते हो? हम मना करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं, क्योंकि आज पर की आपका तो नुकसान है उसमें। हमारी तो अगेन एज आई सेड, हमारा पेट भरा हुआ है, हम उस छोटे से कमीशन के लालच में नहीं है। ओके। सो हम वो मना करते हैं चीज़ों को कि आप ये चीज़ मत करें। अगर आप ये कर रहे हैं, सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। होता क्या है, मैं अभी करा दूंगी कुछ गलत, वो बंदे के साथ गलत होगा, वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा, वो 4 गाली अलग देगा, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा ना। आप बिलीव करते हैं एनर्जीज में, किसी की हाई नहीं लगनी चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपका बिजनेस या पैसा बढ़ेगा तो आप 4 लोगों को और रेफ़र करोगे, मेरे पास ही वापस आओगे। तो हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आपका पैसा बढ़े, हमारा साथ में बन ही जाएगा। हमारा काम कमीशन वाला है, बट ये नहीं कि कुछ भी कर लो कि सामने वाले का बुरा हो जाए, वो समझ के चलना पड़ता है कि बुरा नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक लेडी आई थी कुछ साल पहले, उन्होंने अपनी कंसल्टेशन कुंडली की ली थी, और वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, बड़ी दुखी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होती हैं इंसान शायद नहीं सुनना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। मैंने उनको बोली थी कि आपकी बिटिया जब 2 साल बाद आपकी एक बात नहीं सुनेगी, ठीक है, और आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज़ वो थोड़ी सी, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो सारी बात सुनती है मेरी, आप कैसे कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने बोला। ऐसे ही मेरे पास एक लेडी आई थी, मैंने कहा था कि आपके हस्बैंड का अफेयर होगा, ठीक है। अरे कहाँ, वो तो गाय आदमी है पंडित जी, वो तो कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों 6-7 महीने बाद वापस लौट कर आए
कि पंडित जी वो बात, वो हस्बैंड का पता चल गया मुझे, ठीक है। और फिर इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको मेरे रिकमेंड किया, फिर इनकी सहेलियां भी आई मुझसे नहीं, कंसल्ट हमारा भी करने। ऐसे ही है। तो ये जो आपने अप्रोच रखा है ना, ये सच में बहुत अच्छा होता है कि शायद वो आज कस्टमर आज आपसे नाराज हो जा रहा है या आज आपकी बात नहीं समझ रहा है, करेक्ट। लेकिन जब वो चीज़ उसके साथ होगी ना तो वो कहेगा, वो बंदे ठीक थे यार, उन्होंने बता ऐसे दिया हो था। चुका है क्लाइंट, मैंने जैसे हम अभी ये एजुकेशनल कर रहे हैं तो मैं भी अपने चैनल पे एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ बात कर चुकी हूँ। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमने ये गलती कर दी ऐसे करने में, अब इसको कैसे रिजॉल्व करें। अब उसने तो प्रॉपर्टी ले ली, बट ये नहीं है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगी। अगर सीए के साथ हेल्प हो सकती है कि वो उसका मामला रिजॉल्व हो जाए तो हम कोशिश कराते हैं कि कराएं। ओके, तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करवाते हैं उनकी। सो हम सबकी एक आईटीआर होती है कि वो कितना इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, कितनी एक्चुअल इनकम है। वो लोग प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करते नहीं हैं। अब इंडिया में आई लव माई कंट्री, बट स्टिल यहाँ पे एक पैरेलल इकोनॉमी बहुत चलती ट्रोल है। हुए हो हैं। आप बहुत ट्रोल हुए इस चीज़ के लिए, लेकिन तभी बार बार कहना पड़ रहा है आई लव माई कंट्री। नहीं, एक पैरेलल इकोनॉमी है यहाँ पे, कैश बिल्कुल है। कंपोनेंट है रियल एस्टेट में, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, सबको पता है। लोग कैश देते हैं कि सर्कल ब्लैक रेट, मनी जिसे हम कहते हैं। सर्कल रेट जो है वो चलता ये ही है तो इंडिया सबको। में बहुत कॉमन है, हाँ जितना मैंने एग्जैक्टली। देखा। जब हम एक प्रॉपर्टी लेने गए थे तो उन्होंने कहा था कि इतना हमें कैश चाहिए और इतने की हम रजिस्ट्री कराएंगे। ये कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है, मतलब आप लेने जा रहे हो तो भी आपको पता है ये होने वाला है, और जब ठीक आप है, बेचोगे तब भी तब भी ये पता है कि यहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना। जब आप उसको, आपने आज एक 5 करोड़ की चीज खरीदी, वो 20 करोड़ की हो गई, ठीक है, 5 साल में आपने 15 करोड़ का प्रॉफिट बनाया उसको। अब सामने वाले जो बायर होता है ना, वो कहता है कि हम आपको 5-6 करोड़ ही देंगे अकाउंट में, बाकी हमसे 10-12 करोड़ कैश ले लो। अब आप उसका क्या करोगे उस कैश का? या तो फिर से उसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दोगे, तो यहाँ 2-3% का रिटर्न है। लोग सोचते हैं कि अब चलो डाइवर्सिफाई करते हैं, ग्लोबल मूव करते हैं। जब ग्लोबल मूव करने की बात आती है, सबसे इजी नाम दुबई का आता है। सबको पता है कि दुबई में सारे काम हो भी रहे हैं आज की डेट में। तो मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में वो इलीगल वेज से पैसा भेज के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। स्पेशली इंडिया में, क्योंकि होता क्या है कि पैसे आ गए, आपने कुछ बेचा, अब घर पे पैसे पड़े हैं, अभी निकालो, क्योंकि सेफ ही नहीं है, डर लगता है, नींद ही नहीं आएगी रात को, तो लगता है अभी निकालो इसको, कितनी जल्दी हो सकता है। हमारे पास होता था ऐसे, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, मैम वो प्रॉपर्टी बेचती है, वो कल आ जाएंगे पैसे। अरे बताओ क्या करना है, कल ही डिसीजन लेना है कुछ, हमें अपने घर पे नहीं रखना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हमें नहीं पता, हमारे पीछे कोई लग गया या कुछ हो गया, किसी को पता लग गया कि प्रॉपर्टी डीलर ने हमारे पीछे लगा दिया लोगों को कि भाई इनके पास कैश आ रहा है देखो। सो वो लोग डरते हैं कि इतना। प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग शुड बी हैप्पी मोमेंट, या मतलब वो एक खुशी होनी चाहिए। पर लोग ना डरे होते हैं कि भाई मेरे पास अब इतने पैसे हैं, मेरा हार्ड अर्न मनी है, मेरा प्रॉफिट है, पर इसको ले जाओ, हमारे पास से ले जाओ, हमें सेफ्टी चाहिए, कहीं मेरे घर पे चोरी ना हो जाए। तो क्या इन्हीं लोगों के लिए इनकम टैक्स और ईडी इनके पीछे आती है? करेक्ट। ओके, सो अगर आप इलीगल वे से अपने पैसे दुबई में डाल रहे हो तो आज नहीं तो कल बेटा पकड़े जाओगे। और हो ही ठीक रहा है। है, हो ही रहा है तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है। कैश अगर मेरे पास है तो मैं ना आऊँ आपके पास? आप ये रिकमेंड कर रहे हो? अगेन अगर आपके पास कैश है तो उसका कोई सोर्स भी होगा ना। हम्म, जब आपको उसका सोर्स है तो उसको सोर्स को डिक्लेयर करो अपने टैक्स कंसल्टेंट से, सीए से, उसको प्रॉपर प्लानिंग करो। ओके, तो मैं फिर भी आऊँ आपके पास, आप मुझे ज़्यादा बेटर गाइड कर करेक्ट। पाओगे। हाँ हमारे जी। पास पर कैसे आऊँ मैं आपके पास? अगर मान लो जैसे कोई पॉडकास्ट देख रहा है, उसके पास कुछ इनकम है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपसे जुड़ने का क्या तरीका है? हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल सकते हैं जो ओके। डायरेक्टली कॉल बुक कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन फॉर 30 ये मिनट्स। फ्री रहेगा? फ्री रहेगा ओके। आपके ऑडियंस के लिए। तो फ्री कंसल्टेशन लेंगे 30 मिनट्स की, जहाँ पे वो हम समझेंगे जैसे वैभव ने बताया प्रोसेस की क्या चाहते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स की तरह एनालाइज करते हैं कि Correct. प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दैट इज़ द स्टार्ट। दूसरी चीज़ हम एक और करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में एक गाइड का लिंक दे देंगे डाउनलोड करने के लिए, ताकि ऑलरेडी उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, एकदम ब्लैंक नहीं हो, कि उनको सही सवाल भी पता हो, वो उस कॉल पे उसका वो एडवांटेज उठा पाए। तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं ऑडियंस के लिए। और चाहे फिर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँ, चाहे मुझे अपने घर के लिए लेना है या बिल्कुल, इन्वेस्ट के लिए बिल्कुल लेना है, ना। वो हर चीज़ की सर्विस आप देते हो वहाँ एवरीथिंग पे। रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ दुबई, मूवमेंट टू दुबई, सॉरी, Yeah. वो हम सारा करते हैं। आपको बिजनेस सेटअप करना है, वी हेल्प इन दैट। आपको रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना है, वी हेल्प इन दैट। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, वी हेल्प इन दैट। सो Okay. वी गाइड, अगेन वी आर एक्सपर्ट्स इन रियल एस्टेट ओनली, बट वी हेल्प
ओके, आप कनेक्ट करा दोगे, जो आपके जी। कनेक्शंस होंगे आप करेक्ट। कनेक्ट करा दोगे हाँ। वहाँ पे। जी। चलिए, तो ये एक प्रोसेस समझ में आया कि इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, तो ये ऐसा कोई डरने वाला काम नहीं है। अब चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बिल्कुल। इवन दुबई गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी फेवर कर रही है ट्रांसपेरेंसी को, और आप वो तो जैसे है लोग ही। भी आ चुके हैं अब, जी। तो आपसे बात करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। करेक्ट। मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ ज्योतिष की, ठीक है? जी। कुंडली में जो रियल एस्टेट होता है या जो प्रॉपर्टी का मामला होता है, ये मंगल का डोमेन है। मार्स इसे रूल करता है, ठीक है? जिनकी कुंडली में शनि के साथ मंगल जुड़ा होता है, वही रियल एस्टेट में आते हैं। अच्छा। वही रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वही रियल एस्टेट का काम करते हैं, और काम अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपने नाम की 3 प्रॉपर्टी तो वो ज़रूर बनाएंगे, अच्छा। ठीक है? और जब आपकी कुंडली मेरे पास आई ना, मुझे पता था आपके बोलने से पहले कि ये कॉम्बिनेशन तो मिलेगा यहाँ पर। अच्छा। जो रियल एस्टेट बोल दिया जिसने, वो ये कॉम्बिनेशन मंगल और शनि का उसके में मिलने वाला। मैं चाहूँगा कि अभी मैं आपका कॉम्बिनेशन दिखाऊँ, आपको समझाऊँ। तो जैसे ये वैभव जी आपकी कुंडली है, अच्छा। ठीक है? जी। अब कुंडली थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, हाँ। जी। ठीक है? कि ये आप देख रहे होगे कि एक ब्लॉक ये है, एक डब्बा ये है, ऐसे करते करते 12 डब्बे होते हैं, जी। ठीक है? ये 12 डब्बे हमारी लाइफ के 12 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है? जैसे ये फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हमारी हेल्थ है। ये सेकंड हाउस हम कितना पैसा कमाएंगे इस बारे में बताता है, खाली है। ठीक है? खाली कुछ नहीं होता, ये समझाता हूँ, ठीक है? ये फोर्थ हाउस हमारा बर्थ प्लेस है, हमारी मम्मी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे वो रा लिखा है, 10 नंबर लिखा है, जी। ठीक है? और ये फिफ्थ हाउस है जो कि हमारे बच्चों को, हमारी हैप्पीनेस को, मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा घर ये है। ऐसे ये छठा घर है, ये आपकी सेवा, रोग, रिपू, बीमारी कौन सी लगेगी उनको रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये हाउस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, मार्स, MA मार्स हो गया, तो बिजनेस के हाउस में मार्स आ गया, ठीक है? और यही चीज़ आपको मांगलिक बनाती है, ठीक है? तो वैभव जी, आप ना एक ऐसी आत्मा हो जो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है? क्यों? इसको ना दुनिया वाले कहेंगे कि यार ये सही तो कर रहे हो यार, इतना बढ़िया तो है, तो पर ये कहेगा अभी कहाँ, अभी तो धरती जीती, अभी चंद्रमा जीतना बाकी है, ठीक है? तो जो भी मांगलिक लोग होते हैं उनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती है। अब ये अच्छी बात भी है, ये थोड़ी ख़राब बात भी है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आप कह रहे हो यार और। तो मांगलिक लोगों के साथ ये एक अच्छी बुरी, अब आप समझ लो आपके लिए कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है? उसके बाद ये 8th हाउस होता है, दिस हाउस इज सीक्रेसी का, और ये अप्स एंड डाउन्स का, दुख दर्द पीड़ा का है। यहीं पे आपका चंद्रमा बैठा, बट योर मून इज एग्जॉल्टेड, ठीक है? तो ये चंद्रमा है तो बहुत पावरफुल, राशि उसे बड़ी अच्छी मिली है, लेकिन उसके हाउस बड़ा खराब मिला है। ऐसे केसेस में ना व्यक्ति चिंता बहुत करता है, स्ट्रेस बहुत लेता है, और बहुत बारीकियों में चला जाता है ध्यान देने के लिए। लोग कहते हैं यार इतनी ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करो। कई बार इसको नींद भी या तो लेट आती है या तो आती ही नहीं है, या तो ये कम सोता है, ठीक है? 9th हाउस ये होता है, ये भाग्य का घर है। ये 10th हाउस हमारा ओवरऑल प्रोफेशन है। 11th हाउस हमारा फ्रेंड सर्कल है, और ये 12th हाउस हमारा मोक्ष है, मृत्यु है, खर्चा है। अब ये कुंडली में आप देखिए, शनि बैठे हैं आपके यहाँ पे। अब मैं शनि क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। हम में से कोई भी कुछ कर्म ही करता है जीवन में, काम या करियर, तो शनि प्लेनेट आपको बता देगा आप किस करियर में जाओगे। शनि से, अब ये जैसे UR और NE लिखा है, ये यूरेनस नेपच्यून है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उतने फॉलो नहीं होते हैं। शनि से सेकंड हाउस में राहु बैठा है, शनि से दूसरे, यानी कि करियर के देवता मिलने जा रहे हैं राहु से। राहु इज़ फॉरेन कंट्री, ठीक है? इसीलिए जब आपने कहा ना कि किसी पंडित जी ने मुझे बोला था देश से बाहर चले जाओ, तो आपका करियर विदेश की कंट्री में होगा और अनयूजुअल होगा, यानी आपके खानदान में कोई ये काम नहीं कर रहा होगा, इस तरह का कोई काम आप करोगे, ये चीज़ है। प्लस अब यहाँ पे देखिए, शनि से 5वें घर में मंगल बैठे हैं। कुंडली में एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, कि एक प्लेनेट से 5वें में 9वें में कोई बैठा है, तो एक्चुअली में वो मेरे साथ ही बैठा है, ठीक है? जैसे वहाँ से कोई हमें देखेगा तो आप अलग बैठे हो, इधर बैठे हो, पर एक्चुअली में हम लोग आस पास बैठे हैं। तो शनि से 5वें में मंगल बैठ गए। मंगल इज़ रियल एस्टेट, सैटर्न इज़ करियर। तो आपका शनि मंगल जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में जाते हैं। मंगल इस फिटनेस का भी काम कराता है, मंगल डिफेंस का काम भी कराता है। तो ये मंगल के डोमेन है। तो आप रियल एस्टेट प्लस फॉरेन में आ गए तो आप अच्छा ही कमा रहे होगे, अच्छा ही कर रहे होगे करियर में। प्लस जिनका चंद्रमा 8th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, जो मैंने बात आपको शुरुआत में बोली थी कि दूसरों की थाली बड़ी पसंद आती है इनको, ठीक है? यानी कि इनका दिमाग ऐसे चलता है कि यार ये कॉफ़ी बड़ा बढ़िया कॉफ़ी का बिजनेस चल रहा है इनका, ठीक है? मेरे पास भी फंड है, ठीक है? मार्केटिंग बिजनेस तो मैं भी जानता हूँ, थोड़ा सा एक 4-5 लोगों की टीम बना के ये काम मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये एक दिमाग, तो आप सिर्फ रियल एस्टेट नहीं करोगे, आप कई और मल्टीपल सोर्स ऑफ जगहों से इनकम क्रिएट करने लग जाओगे।
सन आपका सूर्य है, बड़े अच्छे घर में बैठा है। सूर्य के लिए ये हाउस बहुत अच्छा होता है। इट इज़ लाइक कि सूर्य राजा है, सूर्य हमारा एटीट्यूड है, सूर्य रॉयल है, लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। पर वो जो कर्क राशि में बैठ गया ना, इसका मतलब या तो आपके जीवन में बड़ी कम उम्र से आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, बहुत कम उम्र में आपके पास जिम्मेदारी आ गई है और आप उसका निर्वाह करते चले जा रहे हैं। सूर्य के साथ, अच्छा पर्सनल बातें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है ना, 7 नंबर लिखा है। अच्छा हाँ, सबसे पहली कंफ्यूजन ये होती है कि ये पंडित जी इसको फर्स्ट हाउस बोल रहे हैं पर नंबर तो यहाँ 7 लिखा हाँ, हुआ है, तो थोड़ा ठीक सा है। वीक है हम इसमें। यस तो ये नंबर जो कभी भी हाउस के नहीं होते, ये नंबर राशियों के होते हैं। अच्छा, तो 7 नंबर की राशि लिब्रा होती है, तो और इसके लॉर्ड होते हैं वीनस। तो आपके पहले घर के मालिक शुक्र आकर बैठ गए 9th हाउस में, भाग्य के घर में। तो ये व्यक्ति अपने साथ साथ भाग लेकर चल रहा है। आपकी वजह से खुद भी कमाऊं और मेरी वजह से दुनिया भी कमाए। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से या ऐसे व्यक्तियों की सलाह लेने से, एडवाइस लेने से फ़ायदा बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि ये लक कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी कुंडली में है। अब जरा आप भी रियल एस्टेट का करते हो, देखना आपके में कुछ मिलेगा। तो यानी जो मुझसे प्रॉपर्टी लेगा उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। बिल्कुल। आप इवन आपसे राय भी ले लूँ ना मैं, सजेशन, हाँ। आपसे सजेशन भी ले लूँ ना, और अगर मेरा काम नहीं बनना होगा तो मैं मानूंगा नहीं। मैं कहूँगा अरे बहुत बोलते रहते हैं, ऐसे वैभव जी भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर मेरा काम बनना होगा तो जुपिटर वीनस प्लस फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से, राय लेने से फ़ायदा बहुत होता है। अब ये देखिए, ये सिमरन जी आपका चार्ट है। जी। आपका मून बैठा है 3 नंबर, 3rd नंबर इज जेमिनाई। तो आपकी जो मून शाइन हो गई वो जेमिनाई हो गई। जिनकी भी मून शाइन जेमिनाई होती है, 29th ईयर एक रिमार्केबल ईयर होता है और उस साल में कुछ ऐसा होता है जो लाइफ लॉन्ग याद रहता है, ठीक है। आप मुझे बता चुके हो क्या हुआ, अभी यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जी। ठीक है। प्लस मून और मरकुरी जब साथ में बैठता है ना, तो ऐसे लोग मरकुरी क्या है, मरकुरी बिजनेस है, राइट। ठीक है। मरकुरी इंटेलेक्ट है, मरकुरी बच्चा भी है, उसको इंजॉय बहुत करना है। तो मून मरकुरी वाले ना हर तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ ना हो, जैसे योलो कहते हैं इसे, यू ओनली लिव वंस, ठीक है। तो मुझे आई वॉन्ट टू इन्जॉय एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन माई लाइफ। ये मून मरकुरी होता है। अच्छा हुआ यहाँ सूर्य बैठ गया है, नहीं तो ये नशेबाज बनते हैं बहुत बड़े, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका सैटर्न बैठा है 3rd हाउस में, एग्जैक्टली जैसे वैभव जी का बैठा हाँ है। जी, हाँ जी। और उसके अपोजिट में आप देखोगे तो मार्स मार्स ही बैठा है। बैठा है। तो ये अपोजिट के हाउसेस एक दूसरे को देखते हैं। जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो प्लेनेट, इसे 7वीं दृष्टि कहते हैं। तो आपके कर्म के मालिक शनि मंगल से जुड़ गए, तो आप रियल सेम। एस्टेट में यहाँ पर आ गए। आपके राहु विदेश के घर में ही बैठा है। जिनका राहु विदेश में बैठता है, ऐसे लोग विदेश में जाकर रहते हैं, अच्छा कमाते हैं। राहु की 2-3 पोजीशंस होती हैं जो कि इंसान को, व्यक्ति को फॉरेन भेज देती हैं। या तो शनि के साथ बैठ जाए, शनि के त्रिकोण में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, ठीक है। ये राहु की पोजीशन जब चार्ट्स में मिलती है तो व्यक्ति का जो भाग्य उदय है या ज़्यादा अच्छी सक्सेस उसको विदेश में मिलती है। और वो अगर नहीं गया विदेश तो यहाँ पर परेशान हो जाएगा, पूरे एफर्ट्स मारेगा, पूरी मेहनत करेगा, कहेगा कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेहनत 100 रुपये की हो रही है, पैसे मुझे 70 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। आपका मार्स 9th हाउस में है और वीनस आपका 5th हाउस में है। अब मार्स वीनस का कंजंक्शन माना जाएगा इसको, ठीक है। अच्छा, लग्जरी, इसकी बातें मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अच्छा, आपकी कुंडली में देखो, ये है केतु 6th हाउस, ठीक है। आपने कभी गौर किया होगा सिमरन जी कि जी। आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, ठीक है, तो उसको लग जाते हो, वो आशीर्वाद लग जाता है उसको, ठीक है। ये 6th हाउस केतु लेकर जो लोग बैठे हैं, इनके पास, जैसे हम बचपन में मम्मी नहीं कहती थी कि उन डॉक्टर के हाथ में जैसे उनकी लिखी हुई दवाई बड़ी सूट करती है, हाँ, ठीक हाँ, है। तो 6th हाउस केतु, आप और 2nd राशि में तो फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस अगर आप किसी को दोगे तो ज़रूर लगेगी उसको। चाहे आप कुछ भी दे दो, उल्टी सी, आप ऐसे नींद में हो और ऐसे कुछ बोल दो उसको, ये ब्लेसिंग है, पर उसकी तारीफ नहीं मिलेगी आपको। हाँ, वो नहीं मिलती उसकी कभी नहीं मिलती। उसकी तारीफ नहीं मिलेगी, वो लेके जाएगा, उसका फायदा भी हो जाए, फिर भूल भी भूल जाएगा भी वो आपका, जाएगा, ठीक है। हाँ। तो ये चीज़ होगा। और तो ये चार्ट, और ये, हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, आपको मैं बोल जी, लूँ, आपका जी। जुपिटर 10th में है, नेकी करो जूते खाओ, हाँ, ठीक है। वो भी है। चल रहा है, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, देखो जुपिटर है पंडित जी, इनको पढ़ाने लिखाने का काम है, और ये हाउस है प्रोफेशन का, कर्म का, बिजनेस का, ठीक है। तो उनको आता ही नहीं है। जैसे मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो अब मुझे शायद रियल एस्टेट की उतनी नॉलेज नहीं है, हाँ, ठीक है। तो आपके अलावा कोई मुझे मिले तो मुझे कैसे भी समझा सकता है, राइट। ठीक है। तो जुपिटर 10th हाउस में ग्रेट टीचर,
ठीक है, वो अपना सब कुछ बता देंगे। ठीक है, मेरा 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है, वापस 10th में आता है, तो आई एम अ गुड टीचर, मैं अपने आप को मानता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी मानते हैं मुझे। राइट। ऐसे ही आप एक अच्छे टीचर हो तो आप कभी भी ना, जैसे आपका जो बताने का तरीका होगा वो ऐसा ही होगा कि यार इसको कुछ नहीं आता, लो इसको ज़ीरो से समझा देते हैं। ठीक है, पर फिर वही है, आप जिनको सिखाओगे वही आपके बगल में दुकान खोल लेंगे। ठीक है, बी केयरफुल। ठीक है, ठीक तो है। ये आपकी कुंडली है। और मैं कुंडली की जो चलिए बात हमने कर ली, मैं मंगल की बात आपको बताना चाहता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा करप्शन किन फील्ड में होता है? डिफेंस, हॉस्पिटल्स, रियल एस्टेट, करेक्ट। इन तीनों को मंगल रूल करता है। हम जब चीटिंग और फ्रॉड की बातें आती हैं ना, तो हम सोचते हैं राहु करवा रहा होगा, शनि करवा रहे होंगे। नहीं, वो तो अच्छे हैं। यहाँ पे मार्स इज द प्लेनेट विच रिप्रेजेंट हाई काइंड ऑफ चीटिंग और करप्शन। ठीक है, दैट इज वाई। अब मंगल को ठीक कौन करेगा? जुपिटर। जुपिटर क्या है? ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, तो ऐसा आपका जो कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, वो बिल्कुल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग एजुकेट कर कर अपना काम करेंगे। और ऐसा ही आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन भी यही है। हम करते भी ठीक है, ऐसे हैं। हाँ, कि आप कुछ ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म भी बनाइए जिससे कि लोग पढ़ें, सीखें, समझें या अवेयर हो। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। ये पंडित जी की तरफ से एक सजेशन है आपको। ठीक है, अब हमने ये प्रोसेस समझा कि रियल एस्टेट अगर हमें लेना है तो प्रोसेस इस तरह से का। अब मुझे थोड़ी सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी वाली बातें करना चाहता हूँ आपसे, जो कि एक्चुअल में ज़रूरी हैं। अगर मुझे ये पता होगा मेरा कट कहाँ सकता है, मैं कहाँ कहाँ बेवकूफ़ बन सकता हूँ, ठीक है, तो मैं शायद ज़्यादा अवेयर हो जाऊँगा। ठीक है, तो एक बात तो आपने बोली कि अगर आप अपनी ब्लैक मनी घुमाना चाहते हो तो आप फंसोगे, आज नहीं तो कल ज़रूर फंसोगे। एक मुझे क्या और भी तरीके हैं कि दुबई में जाकर लोग यहाँ पे, या फिर कई सारे ऐसे बिल्डर भी होंगे या कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो लोगों के साथ ऐसा गलत कर रहे होंगे, वो क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और किस तरह से ट्रैप में फंसाते हैं, वो ट्रैप्स क्या हैं? और अगर कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कोई स्टोरी हो, तो ज़रूर बताइए। आप कल ही मुझे एक क्लाइंट की बात बता रहे थे, और मैं बस डिस्कस कर रहे थे कि एक क्लाइंट आया, हमें इनको समझाने लगा कि मैंने ये चीज़ खरीद ली है, बहुत अच्छी है, ये सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है दुबई में, इसलिए बहुत अच्छी है। वैभव ने पूछा फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, उसको नहीं पता था। तो उसको ब्रोकर ने, जिसने उससे खरीदा है, उसको इतनी घुट्टी पिला दी कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप ये ले लो, आपके पैसे ट्रिपल हो जाएंगे। और हमें पता है वो सबसे बकवास चीज़ है पूरी दुबई में, मैं नाम नहीं ले सकती। उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है बस। ओके। 10% मिलता है। 10। तो ये जैसी चीज़ें होती हैं कि आपको बस बेच दिया जाता है कि ये ले लो। अब आप इससे बचोगे कैसे? अपनी खुद की थोड़ी सी रिसर्च करो। अगर आपको कोई चीज़ बोली, जैसे ये सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इस वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई फर्स्ट लार्जेस्ट भी तो पता होना चाहिए ना, तो मैं उससे कंपेयर कर सकूँ कि इसका क्या हुआ है तो इसका ये हो सकता है। तो ऐसी थोड़ी सी हमें खुद ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। खुद ड्यू डिलिजेंस करने के लिए हमारे पास ChatGPT आजकल सबके पास है, बट वो एग्जैक्टली नहीं देता आपको जो चाहिए। आपको ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप कंसल्ट करो लोगों से ही, ब्रोकर से, बट उनका एजुकेशनल चैनल देखो। जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं तो चैनल्स देखो कि वो बात सही बता रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या मैं आपको कोई प्रोडक्ट आज बता रही हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके खाली एडवांटेजेस ही हो, डिसएडवांटेज कुछ तो होगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज़ में अप्लीकेबल नहीं है कि खाली एडवांटेज हो, कुछ तो बुराई होगी। बंदा आपको बता के चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि यहाँ पे यहाँ दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो, ब्रोकर तो यही बोल के बेचता है 3 साल में मैं आपको बेच दूंगा, डबल करके दे दूंगा। बट कोई ये बोलता है कि बाय चांस नहीं हुए तो हमारी क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी है, प्लान सी क्या है या प्लान बी क्या है। तो बाय चांस मान लो समथिंग लाइक कोविड हैपन्स, आपके पास पैसे होंगे इसके पैसे पूरे करने के लिए। जब कोई बंदा आपको पूरा समझा रहा है ना, एंड टू एंड, वहाँ पर आप बच सकते हो। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं ये अच्छा, एग्जाम्पल कोई चीज़ 1 करोड़ की है, उसमें बिल्डर को आपने खाली 40 लाख देने हैं फॉर एग्जाम्पल, इन द स्पैन ऑफ 3 years। 60 लाख नहीं देने, 60 लाख देने जब घर की चाबी हाथ में आएगी। तो बंदा कहता है अच्छा 40 लाख हो जाएंगे ना, 60 लाख मत देना, 60 लाख की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बेच दूंगा। अरे अगर तू नहीं बेच पाया तो क्या होगा, मेरे तो 40 लाख डूब जाएंगे ना अगर मेरे पास 60 लाख नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें लोग बात नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा 40 लाख, हाँ ठीक है, 60 लाख नहीं है मेरे पास पर मैं बेच दूंगा। अरे बाय चांस अगर आप नहीं बेच पाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सामने ब्रोकर जो बैठा उससे सवाल करने चाहिए। यहाँ फंसते हैं लोग ऐसी चीज़ों में, वो ऐसे सपने दिखा देंगे आपको बड़े बड़े। ये तो ठीक। और भी कोई तरीका है कि दुबई में स्पेशली ये हो रहा है? सो दुबई बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है।
ओके। दुबई में बहुत सारी ऐप्स हैं जो एकदम दुबई लैंड डिपार्टमेंट का डेटा डिस्प्ले करती हैं। क्या नाम है उनका? दुबई रेस्ट, REST, दुबई रेस्ट एक ऐप ये है। सेकंड ऐप इज DXB इंटरैक्ट, DXB एयरपोर्ट का नाम है, DXB इंटरैक्ट। अब इसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हो, लास्ट प्रॉपर्टी कितने की बिकी थी उस एरिया में, कब बिकी थी, विदाउट नेम, नाम नहीं आता है, विदाउट नेम, वो प्रिवेसी के लिए। इसने कितने पे रेंट पे चढ़ी हुई है, कितना ROI अभी आ रहा है, क्या इसका सर्विस चार्जेस है, सब कुछ एंड टू एंड वो आप ऐप पे देख सकते हो। ओके, ये गवर्नमेंट का ऐप है क्या? गवर्नमेंट क्या? ओके, तो यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है इसमें। करेक्ट है। मतलब एग्जाम्पल, हम अगर अभी 183 में बैठे हैं और मुझे मैं 184 खरीद रही हूँ, तो मैं देख सकती हूँ 183 अभी 2 महीने पहले अगर बिका है तो कितने में बिका है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि 184 कितने में खरीदना चाहिए, या तो उतने में ही खरीदूंगी और कुछ नया नहीं है, एरिया सेम है। तो यहाँ पे ये नहीं है ना, इंडिया में इंडिया में एग्जिस्ट नहीं ही है। नहीं करता। डिजिटल नहीं है। इंडिया में तो बोल देते हैं यहाँ बहुत रेंट आ रहा है, बहुत- ठीक है, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये कमी है। ठीक है, आई थिंक डोंट नो कि सब ऐसे होंगे, पर कहीं कहीं ऐसा इंडिया में हो रहा है। ठीक है, और दुबई में ये ट्रांसपेरेंसी है, तो आप खुद भी, आपको मतलब अपने ऐप से आप ये जो चीज़ें मैंने देख नाम सकते हो। बताया, देख सकते हो। क्या उसमें जैसे इस फ्लैट का प्राइस क्या है वो भी दिखाता है क्या? हाँ, दिखाता है। ओके। उसका साइज क्या है, उसका कारपेट एरिया क्या है, डेवलपर ने कब बेचा, रीसेल कितनी बार हुआ, हर बार बंदे ने कितना प्रॉफिट बनाया, एक चार्ट के साथ, कौन सी नेशनैलिटीज खरीद रही हैं। जैसे इंडिया में तो क्या है, सिर्फ आपका बायर इंडियन ही होगा, वहां पे तो ग्लोबल एक्सपोजर है। और एक और अच्छी चीज़ है दुबई के बारे में, आज आपने कहीं इन्वेस्ट किया, एक दूसरी नेशनैलिटी की अलग रिक्वायरमेंट है, एज आई सेड सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, और उसको वो चीज़ पसंद आ गई, उसके लिए दिरहम भी 4 गुना 5 गुना नीचे है, यानी पाउंड से, डॉलर से 4-5 गुना नीचे है, तो उसके लिए वो चीज़ सस्ती है। हमारे लिए INR से 24 रुपये 25 रुपये अभी चल रहा है। वहाँ पे हमारा मेजर प्रॉफिट आता है जब हम दूसरी नेशनैलिटी को सेल करते हैं। ओके। सो दिस आई वांटेड टू पुट लाइट ऑन कि ग्लोबल एक्सपोजर है वहाँ दुबई में और ट्रांसपेरेंट है। ऐप से चेक करो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रिस्टा से कंसल्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, एंड देन आपको एक राइट डिसीजन लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे उस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। ओके, सो ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मतलब ये मॉडल ही बहुत अच्छा, आई थिंक इंडिया में जल्दी आएगा और आना चाहिए इसको, कि आप जैसे अमेजोन पे कुछ सामान कंपेयर करते हो आप, ये प्राइस इससे ज़्यादा है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली उस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है, आई थिंक उसके वीडियोस भी रहते हैं उसमें, या सिर्फ नंबर रहता है? नंबर ग्राफ Okay, रहते हैं। हम मैं ना स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपकी टीम को, हम वो लगा डाल देंगे। देंगे स्क्रीन पे, तो सही रहेगा। और गाइड में और एप्स की कोई भी डिटेल बिल्डर होगी। मुझे उससे महंगा नहीं बेच सकता। बेच वो कोट कर सकता है, लेना नहीं लेना आपके Okay. आपके तो बेच हम सकता है। काउंटर एटलीस्ट कर सकते हैं कि Correct. यहाँ पे तो लेट्स सपोज 100 रुपए का दिखा रहा है, आप मुझे 150 का क्यों बता रहे हाँ हो? जी, हाँ जी। ओके। तो अब जो आप वो देखोगे उसमें तो आप थर्ड पार्टी से बात करोगे, आप बिल्डर से बात नहीं करोगे, क्योंकि बिल्डर का तो एक प्राइस है। आज उसने 1 मिलियन दिरहम की कोई चीज़ है, यानी 3 करोड़ रुपए की एग्जांपल कोई चीज़ है, तो बिल्डर ने तो 3 करोड़ की बेच दी, बट आपने उसको आज ले लिया, आपने लिया, सिमरन को कल को उसको खरीदना है, तो वो देखेगी बिल्डर ने 3 करोड़ का बेचा है, चलो ये 30% प्रॉफिट बना रहा है, अब मैं इतने में ले सकती हूँ या मैं और नेगोशिएट कर सकती हूँ, बस। ओके, जैसे इंडिया में कई सारे बिल्डर हैं, कई सारे बिल्डर पास्ट में उन्होंने बड़ा घपला किया, जिससे लोगों को एक जनरेशन में डर बैठ गया रियल एस्टेट को लेकर। पर आज कई सारे कॉरपोरेट आ रहे हैं, जैसे गोदरेज आ रहा है और M3M है, कई सारे हैं, कि आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे वैसा घपला नहीं होगा, एक ये ट्रस्ट ये बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, दुबई में ऐसे कौन से बिल्डर हैं जो आप नाम को या ब्रांड को देखकर आप ये उन पे पूरा भरोसा कर सकते हो? सबसे पहले ईमार आता है। ईमार ने पूरा बुर्ज खलीफा तो बनाया, डाउनटाउन साथ में बनाया, तो ये बड़े बिल्डर्स, मास्टर डेवलपर हम बोलते हैं वहाँ पे उनको, कि एक लैंड पार्सल था खाली, सिर्फ रेगिस्तान, उसकी विजन बनाना कि इतने घर बनेंगे, इतने अपार्टमेंट बनेंगे, इतना मॉल बनेगा, पूरा विजन बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, तो बहुत कम डेवलपर्स कर पाता है। ईमार इज़ वन ऑफ देम, जिसने अबाउट 15 से 20 मास्टर कम्युनिटीज़ डिलीवर की है। रेगिस्तान को लोगों के घर और कम्युनिटीज़ बनाए, लैंडस्केपिंग भी उसमें आती है, हरियाली वो इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ पे लगती है। तो ईमार इज़ वन ऑफ देम। देन और गवर्नमेंट डेवलपर्स है, ईमार इज सेमी गवर्नमेंट, देन यू हैव मीरास, नकील, दुबई प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा प्राइवेट में 2 बड़े डेवलपर्स हैं, एक शोभा आता, इंडियन ही है, बैंगलोर से है, वो भी बड़े प्राइवेट डेवलपर है, उसका भी नाम से आप क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है वो अपनी वहाँ पे दुबई में। उनको पैलेस मेकर्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सऊदी के किंग का वहाँ पर पैलेस बनाया था।
देन यू हैव टमैक। टमैक ने भी बहुत अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ मास्टर डेवलपमेंट्स। उन्होंने कम डिलीवरीज किए बट जो किए लोग खुश हैं और इन्वेस्टर ने भी पैसे बनाया। तो हम दोनों चीज़ें देखते हैं, कौन सा डेवलपर इन्वेस्टर को भी पैसे बना के दे के जाता है और कौन बना के दे पाता है पैसे, जो अच्छी कम्युनिटी डिलीवर करता है। मैं आज इन्वेस्टर हूँ, मैंने ऑफ प्लान में खरीदा, मतलब बिल्डर का घर खरीदा, अभी वहाँ पे कुछ नहीं था। 4 साल बाद आप एग्जाम्पल वहाँ रहने आ रहे हैं तो आप वहाँ खुश है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना, क्योंकि डिजायरेबल हो गई कम्युनिटी। ओके, सो ये कुछ आपने नाम बताए, इन पे हम ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं और आई होप आप लोग इनके साथ भी काम करते हाँ ही जी। होगे। ठीक है, इमार तो इधर गुड़गांव में भी काफ़ी है। हाँ ठीक है, जी सुबह भी जी। है, इमार भी है। मैं अभी पॉडकास्ट करने गया था इमार मारबेला में, तो कई बड़े बड़े यूट्यूबर वहाँ पे अपना विला लेकर रहे हैं, तो अच्छा है उनका एक नाम, इंडिया में हाँ भी आई जी, थिंक हाँ काफ़ी जी, बेहतर हम इनको अच्छा टियर नाम है। 1 डेवलपर बोलते हैं। रिकमेंडेशन यही होती है कि इंडिया से आप पहली बार बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो टियर 1 में प्रेफरेबली करो, सेफ भी रहोगे, पैसे भी बनाओगे। ठीक है, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरा एक परसेप्शन बना हुआ है कि दुबई मतलब बुर्ज खलीफा, अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी होगी तो मैं उसी के आसपास कहीं लूँगा। ठीक है, या फिर वो पाम बीच वाला, वैसे मतलब व्यू आना चाहिए मुझे अच्छा सा, ऐसा एक मेरा परसेप्शन बना हुआ है। एरिया वाइज अगर आप बता सको कि आज की डेट में 2025-26 में या 2030 तक ये एरियाज डेवलप होने वाले हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, या फिर लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शायद 2-4 ही नाम लोगों को पता होंगे, आपकी वजह से हम यहाँ पे मैप लगा देंगे ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आए। जी जी जी। तो जो आपने नाम बोले, जैसे डाउनटाउन जहाँ बुर्ज खलीफा है, पाम जुमेरा हो गया, एक मरीना करके जो एरिया है, इन सब इंटरनेट पे सबने वही देखा होता है। हुआ क्या है, ये सारे एरियाज डेवलप हो चुके हैं, कोई कैटलिस्ट नहीं है इनको ग्रो कराने का। सब कुछ तो बन गया है, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन अच्छी रखी हुई है, रेस्टोरेंट्स है, कॉफ़ी शॉप्स है, सब अच्छे से है। तो अगर आपको वहाँ रहना है आप लीजिए, बट अगर इन्वेस्टमेंट है, प्योर इन्वेस्टमेंट, तो अप एंड कमिंग एरियाज जैसे आप बोल रहे हैं कि बताएं। एक एग्जाम्पल लेते हैं दुबई साउथ का। दुबई साउथ, दुबई, अब साउथ की बात मार्स करें ऑल्सो रिप्रेजेंट साउथ डायरेक्शन। ओके, तो साउथ की अगर हम बात करें तो हम पहले भी पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे कैसे साउथ ग्रो करता है हमेशा। साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, इवन टोरंटो में साउथ बहुत ज़्यादा ग्रो था, सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ वहीं पे थी। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, हाँ जी। तो हर शहर के साउथ में सबसे व्यापारियों, बिजनेसमैन और अमीरों के घर मिलेंगे आपको, और वहाँ पे कॉरपोरेट कल्चर या फिर व्यापारों, दुकानें, शॉप्स आपको साउथ में ही मिलती हैं ज़्यादातर। तो यस, साउथ में धन बनता है और वहाँ पे लोग फेमसली लोग रहते भी हैं, ये वास्तु के हिसाब से बात सच में सच है। तो आप कह रहे हो दुबई साउथ एक जगह है। जी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी वहाँ पर अभी है वो पैसे बनाने की, वो अभी ग्रो हुआ नहीं है जितना उसको होना है। वहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, एक आपका सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट, 365 बिलियन दिरहम इन्वेस्टमेंट। तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एक एरिया में आएगा, लाइक यू सेड, साथ में वो कॉर्पोरेट हब, उधर एक एक्सपो सिटी है और वहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी आ रहे हैं अपने एग्जीबिशन, अपने ऑफिसेस करने के लिए। सामने ही उसके आ रहा है पाम जबल अली, जो पाम जुमेरा की हम बात कर रहे थे, डबल द साइज ऑफ पाम जुमेरा, पाम जबल अली बन रहा है। तो आप साउथ में तब इन्वेस्ट कर रहे हो जब वो अभी बड़ा नहीं है, बढ़ेगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु ऑल्सो, कि हम बिलीव करते हैं तो वो भी स्ट्रांग है, प्लस फंडामेंटल भी स्ट्रांग है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसे डाल रही है और अभी बहुत ग्रोथ के चांसेस है। सो एक ये एरिया है। एक दुबई लैंड एरिया है, वो टुवर्ड्स मोर वेस्ट पड़ता है, वो भी अगेन एक्सपेक्टेशन है बढ़ने की। हम उसको बोलते हैं राइट ऑफ एमिरेट्स रोड, एमिरेट्स रोड की साइड पर। तो हो क्या रहा है, शहर थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ओशन है, इस तरफ लैंड अभी है। तो दुबई लैंड एरिया की बात कर रहे हैं हम, उसमें विला कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी हमने बात की थी कि हम लैंड से कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ग्रैंड पोलो करके कम्युनिटी है, इमार की है, वहाँ पे विलाज आपके शुरू हो रहे हैं अबाउट, टाउन हाउस शुरू हो रहे हैं 7-8 करोड़ से, विलाज आ रहे हैं आपके अबाउट 15 करोड़ से। तो अप्रॉक्सीमेटली ये टिकट साइज़ है, उधर सारी मेजरली विला कम्युनिटीज़ हैं। इसको हम दुबई लैंड बोलते हैं, राइट ऑफ एमिरेट्स रोड। नाउ थर्ड एरिया दैट यू कैन लुक एट इज़ ओशन फ्रंट। ओशन फ्रंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्केर्स है। तो एक पाम जबल अली तो है ही है, जब वो बनेगा, अभी वहाँ पे अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए थे, अबाउट 6 करोड़ का 1 बेडरूम था, जो हमें पता है ईजिली 10 करोड़ का होएगा क्योंकि वो एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन है। अभी हम यहाँ बैठ के पाम जुमेरा की बात कर रहे हैं तो लोग पाम जबल अली को भी ऐसे ही देखेंगे। तो आप अभी राइट टाइम पे एंट्री कर सकते हो उसको बाय करने के लिए। फिर एक और वाटर फ्रंट एरिया है दुबई आइलैंड्स एंड मैरीटाइम सिटी एंड रोशन यॉर्ट्स एंड मरीना, एक ही स्ट्रिप पे हैं तीनों।
वो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, तो हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एरियाज़ हैं जो आने वाले सालों में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, सो अच्छा से एक्सप्लेन किया है। आई थिंक अब मैप में ये सारी जगह मुझे देखनी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और बताइए मुझे कि दुबई में सिटीजनशिप तो मिलती नहीं है, जी। ठीक है। अगर मैं वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर दूंगा तो मुझे बार बार टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, या एक ऑप्शन है गोल्डन वीज़ा बहुत चलता है, ठीक है, जो एक्टर सेलिब्रिटीज़ दिखाते रहते हैं कि गोल्डन वीज़ा आई थिंक 10 साल का आपको टाइम दे देता है कि आप वहाँ पे दुबई में आ जा सकते बहुत ईजिली, ठीक है। तो ये वीज़ा के मामले में कैसे लोग इंडियंस कैसे जा रहे हैं वहाँ पे और कैसे रह रहे हैं? तो गोल्डन वीज़ा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। गोल्डन वीज़ा लेने के 2-3 तरीके हैं। सबसे ईजीएस्ट, सबसे आसान तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। 2 मिलियन दिरहम यानी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपने अगर करी है यूएई के अंदर, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ गोल्डन वीज़ा। आपको देने नहीं है एक साथ 5 करोड़, आपको प्रॉपर्टी लेनी है 5 करोड़ की पेमेंट प्लान पे, चाहे वो आप 4-5 साल में दे रहे हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे। दूसरा तरीका है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप इंडिया में अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं और आप दुबई में मूव होते हैं, दिरम्स की अगर मैं बात करूं, नेट टेक होम सैलरी अगर आपकी 30,000 दिरम्स के ऊपर है, 6 महीने आपको वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर अ 10-year गोल्डन वीज़ा। और तीसरा है वाया बिजनेस। वो सबसे डिफिकल्ट रूट है क्योंकि उसमें आपकी ऑडिटेड बैंक स्टेटमेंट लगती हैं 2 साल की। अब उस 2 साल की ऑडिटेड बैंक स्टेटमेंट को आप गवर्नमेंट के पास दे रहे हो, सो दैट मीन्स आप अपना पूरा बिजनेस, घर की चीज़ पूरी गवर्नमेंट को बता रहे हो, सो दैट्स नॉट सजेस्टेबल। पहले 2 रूट बहुत ईजी हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब बेनिफिट क्या है वो 10 साल की वीज़ा का? जो 2 साल का वीज़ा है, अभी 2 साल का वीज़ा मिलता है। जैसे वी ओन अ बिजनेस, ट्रिस्टा एक बिजनेस है, वी ओन दैट बिजनेस, तो हमारे पास 2-2 साल वाला वीज़ा है। 2 साल में देयर इज अ क्लॉज दैट आपको हर 6 महीने में दुबई आना टू कीप दैट वीज़ा एक्टिव। तो उसकी फ्लाइट की टिकट की आपकी लगेगी, आप जाओगे तो होटल भी आपका लगेगा। तो अभी तक ये है। प्लस इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, जैसे आपको आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को स्पॉन्सर करना है और साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर करना है, तो ये 2 साल वाली वीज़ा में आप नहीं कर सकते। ओके, गोल्डन वीज़ा में क्या है, आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। भाई आप बहन हो, दोस्त हो। हाँ, सो भाई बहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल अलग हो जाता है। अपनी फैमिली, स्पाउस और बच्चे और अपने पेरेंट्स ऑल्सो ओके, गोल्डन वीज़ा में आप कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ इंडिया से आपको ड्राइवर भी लेके जाना ना, तो वो आप स्पॉन्सर कर सकते हो अपने ड्राइवर को। ये सबसे इजीएस्ट तरीका, क्योंकि अभी मैं लोगों की सुनता हूँ यूएस कनाडा में आर्ली बेसिस पे सफाई करने वाले बुलाते हैं या तो खुद ही लगे रहते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है दुबई में गोल्डन वीज़ा के लिए। प्लस गोल्डन वीज़ा के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लेट्स से आप यूरोप में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो, और आपका पासपोर्ट खो जाता है और आप गोल्डन वीज़ा होल्डर हो, तो आप यूएई एम्बेसी को फ़ोन करके आप बोल सकते हो कि दैट आई लॉस्ट माई पासपोर्ट और आई एम स्टक एट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यूएई एम्बेसी आपको उस कंट्री से बाहर निकाल लेगी। हो आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, बट अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा भी है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट भी करेगी, साथ साथ यूएई गवर्नमेंट भी करेगी। दे विल इंश्योर कि आप सेफली उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर निकलो। सो ये एक बेनिफिट, मेजर बेनिफिट है गोल्डन वीज़ा लेने का। तो जो बिजनेसमैन जा रहे हैं उनको आसानी से गोल्डन वीज़ा, ये ऐसा होता है कि चिट निकलती है, लकी हो या बहुत सोर्सेस चाहिए नहीं आपको? नहीं, बहुत सिंपल है। आपने आज प्रॉपर्टी बुक की, मान लो 5 करोड़ की, उसका हमें 24% देना होता है, 20% डेवलपर को, 4% देना होता है डीएलडी डिपार्टमेंट को, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री जो अपनी स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं इधर, वो 4%। जैसे ही वो सबमिट की, आपकी टाइटल डीड दे देते हैं वो, अबाउट 3 से 4 हफ्ते में आ जाती है टाइटल डीड, हम कूद बोलते हैं वहाँ पे। वो कूद हाथ में आई, विल हेल्प यू आपका गोल्डन वीज़ा प्रोसेस करने में। टोटल प्रोसेस ये है, 24% देने के बाद 1.5 से 2 महीने में गोल्डन वीज़ा आ जाता है। गोल्डन वीज़ा की कॉस्ट होती है पर पर्सन अबाउट 12,000 दिरहम, आपकी 12,000 दिरहम, एंड अप्रॉक्सीमेटली ईच मेंबर यू कीप एडिंग ऑन, उनकी अप्रॉक्सीमेटली इतनी कॉस्ट रहती है। ओके, तो बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है, और हम ही हेल्प करते हैं। लाइक हमने Okay. कहा कि खाली प्रॉपर्टी नहीं, आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए अराउंड दुबई, विल हेल्प यू इन दैट। चलिए, आई थिंक हमने सारी बातें कर ली हैं अवेयरनेस को लेकर, और बाकी जो भी इंटरेस्टेड होगा आपसे कांटेक्ट कर ही लेगा। थोड़ा सा और मैं इंटरेस्टिंग बातें करना चाहता हूँ कि दुबई में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए महीने की कितनी सैलरी होनी चाहिए?
सबका अच्छा अलग नहीं है पंडित जी? आपका अच्छा बताइए, आप अपने हिसाब से। आप अभी वीनस मार्स बताने वाले थे ना, मेरा ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपसे पूछता मैं हूँ। बताता हूँ। सो आई हैव अ डॉटर, मेरी 5 साल की बेटी है, एक ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रही है वो, और वी लिव कंफर्टेबली इन एन अपार्टमेंट। मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है, विला नहीं है, एक छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो अगर हम कंफर्टेबल लाइफ की देखें, गाड़ी, डिसेंट गाड़ी, पेट्रोल, बाहर रेस्टोरेंट में खाना, एक अच्छी लाइफ देखें, तो 20 से 25,000 दिरहम फॉर अ फैमिली ऑफ 3-4 आपका लगेगा। अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, यानी 5-6 लाख रुपए लगेगा। अब जब हम इसको आईएनआर में 5-6 लाख रुपए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे इतना लगेगा। बट अगर हम दिरहम में ही कमा रहे हैं, क्योंकि अब मेरी सारी अर्निंग दिरहम में ही, सो इट्स लाइक 25,000 रुपये है मेरे लिए। सो अब समझो 25,000 में एक ब्रिटिश स्कूल में मेरी बेटी भी पढ़ रही है, हम बाहर अच्छे फाइन डाइन मिशेलिन स्टार में खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो वो 20-25,000 दिरहम की एक कॉस्ट रहती है फॉर अ फैमिली ऑफ 3-4। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी मैं ऐड कर दूं, मेरी हेल्थ केयर भी कवर्ड है, सब कुछ मतलब अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मेड भी है, मेरे पास ड्राइवर भी है, सब कुछ है मेरे पास, सारे क्रिएचर कंफर्ट्स भी हैं, मैं सेफ भी हूँ और मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। क्या कोई दुबई में रहकर इंडिया में बिजनेस चला सकता है अपना और टैक्स बचा सकता है? दुबई रह कर, यस, करेक्ट, या बिल्कुल। सो एक बहुत अच्छी कैसे कहेंगे ट्रीटी है इंडिया और यूएई की, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। सो अगर आप इंडिया में ना रहते हुए दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, 183 दिन फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, 365 में से 183 दिन आप इंडिया में नहीं रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टू बी कंसिडर्ड एज एन NRI। अगर आप NRI बन जाते हैं और अपनी ITR में NRI डिक्लेयर करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर का, तो आप एक ही कंट्री में टैक्स भरेंगे, इधर आप यूएई में टैक्स भरेंगे या तो इंडिया में भरेंगे। सो अगर जैसे आपको मूव होना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी मूव हों दुबई। जो भी आप नॉन रेजिडेंट का स्टेटस लें, जो भी आप इंडिया में भी अर्निंग कर रहे हैं, इंडिया में तो देखो जो इंडिया में अर्निंग हो रही है उस पर तो प्रॉपर आपको GST भी देना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स भरना है वो। जो आप यूएई में अर्निंग कर रहे हैं तो यूएई की अर्निंग आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मेरी यूएई में अर्नड इनकम है। अब दुबई में तो कोई टैक्स है नहीं, कंपनी पे इनकम ले रहे हैं तो कंपनी में 9% टैक्स है, जो यहाँ 25% है। ओके। पर वो 9% टैक्स भी 3,75,000 दिरहम के ऊपर लगता है। 3,75,000 दिरहम प्रॉफिट के ऊपर आपका 9% टैक्स लगता है, विच इज़ नथिंग। मतलब हम देखें तो वो भी एक्सपेंसेस, खर्चे उसमें डाल के हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं उसको। लाइफ इन इंडिया एंड लाइफ इन दुबई, क्या डिफरेंस है? तो दुबई में ना एक अलग वाइब है, जैसे मैं कहूँगा। एक कहावत है दुबई में कही जाती है कि रोड पे वो पैसा पड़ा है, आपको वो जाके उठाना है बस, और उतनी मेहनत करनी है, उतनी एनर्जी एफर्ट लगाना है कि वो पैसा आप उठा लो। इतनी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे। तो मेजर लाइफस्टाइल चेंज तो यही है, आप इंडिया और यूएई की बात करो। ओके, और क्या? एजुकेशन की बात करें तो हमारे CBSE स्कूल्स हैं वहाँ पे, ब्रिटिश करिकुलम है, अमेरिकन करिकुलम है, IB करिकुलम है, होम स्कूलिंग है। मतलब अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने होम स्कूलिंग पे फोकस किया कि नहीं, मेरे को बच्चों को खुद के संस्कार देने हैं। आई डोंट वॉन्ट देम टू बिकम अ ब्रिटिश, आई डोंट वॉन्ट देम टू बिकम अ अमेरिकन, मेरे को खुद के संस्कार देने, मेरे को होम स्कूलिंग करनी। सो स्कूल की बात करें तो सारे करिकुलम्स हैं, बेस्ट एजुकेशन है, और क्योंकि वहाँ एक ग्लोबल एक्सपोजर है, तो मेरी बेटी की टीचर इज साउथ अफ्रीकन, उसका जो केयर टेकर है वो एक फिलीपींस से है, लेडी हैं। सो ग्लोबल एक्सपोजर है। इन टर्म्स ऑफ मेडिकल की बात करें, आई एम एन इंडियन, आई लव माई इंडिया, एंड मेडिकल इंडिया का सबसे बेस्ट है एज कंपेयर टू एवरीवेयर। इंडियन डॉक्टर्स ही वहाँ केटर कर रहे हैं, और ग्लोबली भी इंडियन डॉक्टर्स ही हैं सब जगह। यूएई में पूरा कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी डॉक्टर आपको नॉन इंडियन नहीं दिखेगा, इंडियन ही दिखेगा। ओके। एडिंग टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फ्लाइंग टैक्सीज चलने लगेंगी नेक्स्ट ईयर। सो दैट्स ह्यूज। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है फ्लाइंग टैक्सीज का सिस्टम। वर्टीपोर्ट्स जहाँ पे वो बेसिकली लैंड करेंगे वो बिल्ड होने शुरू हो चुके हैं। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो हम दिल्ली में या पूरे इंडिया में, ट्रैफिक का प्रॉब्लम पूरे दुनिया में है, बट उसको कौन सॉल्व कर रहा है? कोई गवर्नमेंट वर्क ही नहीं कर रही है उसको सॉल्व करने के लिए। बट दुबई की गवर्नमेंट इतनी आगे पहुंच गई कि उन्होंने पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और नेक्स्ट ईयर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल चेंज इतना बड़ा आ जाता है मेरी लाइफ में, जब मुझे 1 घंटा जहाँ जाने में लगेगा बाय रोड मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं
15 मिनट में पहुंच सकती हूँ। ओके। पंडित जी, बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं, उनको प्रॉपर्टी लेनी होती है, चाहे रेडी ले चाहे बिल्डर से ले। सबसे पहला सवाल होता है वास्तु कंप्लाइंट है कि नहीं है, और काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है ईस्ट फेसिंग कौन सी होनी चाहिए, बाहर जाते हुए अंदर आने हुए। थोड़ा सा इस पे बताएंगे। सबसे पहले तो वास्तु कभी भी गूगल से नहीं सीखना चाहिए, ना ही यूट्यूब से सीखना चाहिए। हाँ, उससे तो कतई नहीं सीखना चाहिए। वास्तु में कुछ नॉर्मल से रूल्स बना दिए गए हैं जो लोगों के दिमाग में बस गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दो, साउथ की एंट्री मत लो, ये टोटली गलत है। ठीक है, आपको वास्तु उस घर में जितने लोग रह रहे हैं उनकी कुंडली देखनी चाहिए। मैं कुंडली देखकर ये बता सकता हूँ कि आपके घर का किचन कहाँ है, आपके घर का टॉयलेट किस डायरेक्शन में है, आपके नॉर्थ वेस्ट में एक कबर्ड है जो कि ब्लैक कलर की है। कुंडली में हर चीज़ लिखी हुई है कि आपका कौन सा सामान आपके घर में कहाँ रखा जाएगा। इसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। तो जो नॉर्मल जर्नल से रूल हैं वास्तु के, वो अब अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, अलग अलग तरह से अपार्टमेंट बना रहे हैं लोग, और सब कुछ डिफरेंट है। और लोग अक्सर एक गलती और करते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली की कुंडली देख लेंगे, जबकि वो हेड ऑफ द फैमिली घर में रहता ही नहीं है। वो चुन्नू मुन्नू बच्चे घर में रहते हैं, वो वाइफ घर में रहती है, वो सबसे ज़्यादा समय वो बिताते हैं घर में, वो माँ बाप घर में रहते हैं, जो कि घर का इंटीरियर डिसाइड। हेड ऑफ द फैमिली तो गया कमाने। ठीक है, जितने लोग भी घर में रह रहे हैं उन सबका हॉरोस्कोप देखिए, उसके हिसाब से उस घर का वास्तु फिर डिसाइड होता है। कुछ जनरल रूल्स अब हर जगह अप्लाई होते हैं, पर ऐसे नहीं करना है वास्तु। हमें प्रॉपर कंसल्टेशन आपको लेनी चाहिए वास्तु के लिए, और अपनी कुंडली दिखाकर वास्तु लेना चाहिए। आप अक्सर ये रील देखोगे कि साउथ वेस्ट में गेट होगा तो ये घर में एक्सीडेंट हो जाए। किसका होगा? दादा का होगा, पापा का होगा, कि मेरा होगा? कब होगा? ठीक है, इस तरह के जवाब भी वास्तु देता है, पर अभी ये लोग इसमें अवेयर नहीं है। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग वास्तु को ज्योतिष के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से समझना शुरू करें। तो अब हम ट्रिस्टा में एक सर्विसेज और ऐड करेंगे, दैट पंडित जी हमारे साथ हैं एंड वी आल्सो प्रोवाइड दिस वास्तु सर्विस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आइएगा, एस्ट्रोन पंडित वेरीफाइड लिखेंगे फ्लैट्स के सामने। 2026 में दुबई कैसा रहेगा सर? 2026 में दुबई कैसा रहेगा? 2026 ही नहीं, जो 2030 तक का जो 4-5 साल का एक पीरियड आ रहा है, इट इज़ अ टफ पीरियड फॉर इंडिया। ठीक है, ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो इंडिया को कई जगहों से चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, टैरिफ अभी आप देख ही रहे हो, पाकिस्तान थोड़ा और इम्प्रूव और पावरफुल होगा क्योंकि उसे रशिया, चाइना सबका सपोर्ट मिलेगा। सो इंडिया अभी उस स्टेज पर है जहाँ पर इंडिया को मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई अप करना ही पड़ेगा, जो मोदी जी ने लहर चलाई थी, और हम सारे इंडियंस को उसमें ज़्यादा फोकस भी करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ टफ टाइम फॉर इंडिया। और अगला साल सूर्य का साल आ रहा है। ठीक है, राजा साहब का साल आ रहा है। मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी बोला है कि लोग अब एक शहर से देश से दूसरे देश बहुत ज़्यादा मूव करने के बारे में सोचने लगेंगे और करने लगेंगे। ठीक है, उनके अलग अलग अपने अपने रीजंस होंगे। तो दुबई हो या अब, क्योंकि इंडियंस के लिए दुबई पास पड़ता है, और पूरे वर्ल्ड में आप एक्चुअली में ये देखोगे कि लोग अब एक जगह से दूसरे जगह रहने के लिए जा रहे हैं फॉर बेटर इनकम, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर सेफ्टी, बेटर सर्विसेज, जैसे एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो रहा। तो ये एक ट्रेंड आप चलेगा। अब ऐसे ही नहीं आए हो मेरे सामने पॉडकास्ट करने, और सिर्फ आप ही नहीं, कई सारे ऐसे लोग अब आएंगे जो कि बिल्डर हैं या इस तरह से काम कर रहे हैं। वो फ़ायदे बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, और कैसे करना है इसका तरीके के लिए लोगों को अवेयर भी करेंगे। और ये एक ट्रेंड अब शुरू हुआ है, ये शुरुआत है, और आप 4-5 साल में देखते जाना, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से भारत और सबके देश के लिए ये एक ट्रेंड अब जो 2025 में शुरू हुआ, कंटिन्यू हुआ, स्टार्ट हुआ, वो कंटिन्यू करेगा कि लोग बाहर बहुत ज़्यादा बाहर मूव करेंगे, बाहर जाएंगे। और एक पॉडकास्ट में आपने शायद बोला भी था कि यूएई सबसे ज़्यादा जाएंगे। यूएई नहीं, यूजुअली जाएंगे। अब जिसको, जैसे किसी की कनाडा में जॉब लगी है, किसी की यूएस में लगेगी, किसी की यूरोप में लगेगी, लोग जाएंगे। ठीक है, इंडियंस के लिए भी दुबई, ऑफ कोर्स दुबई एक सबसे रहता है, मैं ही जाऊंगा सबसे पहले, तो मैं ही सोच रहा हूँ। ठीक है, मोर देन वेलकम सर। आपसे रैपिड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। दुबई के रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर लगता है आपको? सो ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो हल्का सा करेक्शन आने की उम्मीद है, और अगर सेल्स पिच करूं तो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। इंडियंस के लिए दुबई इतना लुक्रेटिव क्यों है? लोग क्यों वहाँ मूव करना चाहते हैं? हम बोलते हैं दुबई इज़ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन इंडिया। एक तो इतने पास है, मैं अभी सुबह ही आई हूँ 3 घंटे की फ़्लाइट लेके। मेरी बहन अहमदाबाद से आती है, वो 2 घंटे लगाती है। तो इसलिए लोग दुबई को बहुत ज़्यादा आया करते हैं। देन सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्लोबल हब एंड टैक्स फ्री। सो दुबई रियल एस्टेट इज़ अ गोल्ड माइन और अ लैंड माइन? गोल्ड माइन, 100% लॉन्ग टर्म गोल्ड माइन। वो क्या बातें हैं जो दुबई के ब्रोकर्स आपको पहले बार में नहीं बताएंगे? जो टैक्स फ्री की चिड़िया है, वो सिर्फ तभी होता है जब आप एनआरआई बन जाते हो। अदरवाइज इंडिया बैठ के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई टैक्स फ्री नहीं है दुबई।
आपको आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना ही देना है। ऐसी कुछ 2-3 बातें जो अगर कोई ब्रोकर आपसे बोल रहा है तो आप बस वहाँ से कुर्सी छोड़िए और उठ के चले जाइए। सबसे पहला जो एकदम मेरे माइंड में आया, पहली चीज कि सर ये लास्ट यूनिट है, इसको ले लो आप, बस इसको आपने छोड़ दिया तो आप बस डबल करने से आप चूक रहे हो अपनी इनकम। अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं तो दुबई में इन्वेस्ट करे कि इंडिया में? अगर तो वो उसकी पहली इन्वेस्टमेंट है तो इंडिया में, और अगर उसको डाइवर्सिफाई करना है और एक ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो दुबई में। ऑलरेडी एक ले चुका है इंडिया में तो डेफिनेटली दुबई, नहीं तो पहले इंडिया में। ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट की भी हों या फिर विदाउट रियल एस्टेट भी हो दुबई के अंदर, जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा हाइप बनाई जा रही है इसकी या ओवर हाइप्ड है ये? लबूबू हुआ था सर एक बहुत हाइप हुआ था, हर लड़की के बैग में, लड़के के बैग पे भी लगा हुआ था एक थोड़ा सा अपना दुबई चॉकलेट। दुबई चॉकलेट ओवर हाइप्ड है, थोड़ी फेशियल सर्जरीज ओवर हाइप्ड है। एक रियल एस्टेट ब्रोकर का करियर इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा 5 साल में या फिर दुबई में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? हैंड्स डाउन दुबई में ही होगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए अपार्टमेंट लेने चाहिए, लैंड लेनी चाहिए, विला लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए? विला इन मास्टर कम्युनिटी बाय अ वेरी रेप्यूटेड डेवलपर। एट लास्ट कोई ऐसी स्टोरी जो कोई इंडियन हो जो परेशानी में फंस गया हो और आपकी वजह से वो बाहर आया हो? तो इंडियन तो नहीं, श्रीलंकन थे, उनकी वाइफ इंडिया से थी, तमिलनाडु से। तो वो फैमिली कनाडा बेस्ड थी। उन्होंने एक हीट ऑफ द मोमेंट में ऑनलाइन जूम मीटिंग पे एक प्रॉपर्टी ले ली, 2022 में ले ली थी। अब वो निकल नहीं रही थी एग्जिट, क्योंकि हर कोई एग्जिट नहीं बताता कि आपको कब एग्जिट करना चाहिए। 2024 में आई थिंक वो मेरे पास आए घूम घूम के कि आपका रेफरेंस मिला कि आप हेल्प कर दोगे। तो मैंने कहा सर बताओ करना क्या है। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम पहले समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने कहा कि चीज़ तो अच्छी है, इसको होल्ड करो, क्यों बेचना है। तो ये सेड देखो फंड्स का क्रंच है मेरे पास, मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है और कनाडा में ही करनी है। वो कनाडा में थे, उनका एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और अच्छा रेस्टोरेंट है। कहते यार मेरे को फंड लिक्विडिटी की ज़रूरत है, हमारे पास एसेट्स हैं कनाडा में भी इंडिया में भी, लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो मेरे को ही निकाल दो। मैंने उनको वार्न किया, समझाया कि सर इसको होल्ड करोगे 2-3 साल तो बहुत अच्छा बनेगा। अब चीज़ मैंने वो बेच भी दी और अच्छे प्राइस में भी बेची, उन्होंने पैसा भी बनाया। अब एक हमारे पास हाथ में चेक आ गया। जब चेक आ गया तब वो इन कैश कैसे करें उसको, उनका दुबई में अकाउंट ही नहीं था क्योंकि उन्होंने कनाडा से बैठ के खरीद ली थी प्रॉपर्टी। देन हमने उनका एक बैंक अकाउंट खुलवाया, NRE नॉन रेजिडेंट एक्सपैट अकाउंट हमने यहाँ दुबई में खुलवाया। वो आए, उन्होंने इनकैश किया चेक को, वापस कनाडा मूव कर गए। तो ही वाज सो हैप्पी कि उनको वो लिक्विडिटी मिल गई अपनी बेटी की शादी के लिए। इट्स नॉट दैट कि और कोई ब्रोकर नहीं करता, बट वो एक मेरा दिल से जुड़ा हुआ एक किस्सा था कि आई हेल्प समबडी डू दैट। इसी से मुझे एक लास्ट सवाल का सेकंड लास्ट सवाल बन जाएगा ये। मेरी मम्मी और मेरे दादाजी या पापा से जब भी बात होती है और हम लोग जब प्रॉपर्टी की बातें करते हैं तो हमेशा ये होता है यार या तो किराएदार रख दो इसमें कहीं, और या फिर इसको किसी को केयर टेकिंग के लिए यहाँ रख दो, नहीं तो कोई कब्जा कर लेगा। ठीक है, और आप तो बता रहे हो समुंदर पार, ठीक है, वहाँ प्रॉपर्टी लेने के बारे में, और शायद मेरा काम मेरी जॉब हो सकता है यहाँ पर हो, कब्जा नहीं कर लेगी मेरी प्रॉपर्टी कोई? इंडिया और दुबई के रूल्स बहुत डिफरेंट है। इंडिया में तो खैर कोई रूल ही नहीं है, और कब्जे में बताऊं तो वैभव की प्रॉपर्टी पे कब्जा होते होते बचा हुआ है अभी दुबई में, दिल्ली में। अच्छा दिल्ली दिल्ली की में, बात कर रहे हैं। दुबई दिल्ली में वाले दुबई में ना जब हम रेंट भी करते हैं ना प्रॉपर्टी, तो वो जो दुबई रेस्ट ऐप हम बता रहे थे उस पर आपका सब कुछ डिटेल आती है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस उसी टाइम आ जाएगी ये आपको हेल्प करने के लिए। और एक और बात बताऊं, अगर आपने एग्जाम्पल प्रॉपर्टी लिया 1 करोड़ की, आपको जो रेंटल इनकम आएगी अप्रॉक्सीमेटली 60-70 हज़ार आएगी नेट हाथ में। तो जो चेक होगा ना 60-70 हज़ार रुपये का, वो आपको अपफ्रंट मिल जाता है 1 साल का। तो मैं आज ही आपको चेक दे दूंगी, आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप मेरे से इतना रेंट मांग रहे हो, मैं आज ही दे दूंगी, आप आज ही इनकैश करा लोगे, तो 1 साल के लिए छुट्टी, आप फ्री हो, आपको आप रेंट फ्री हो। की टेंशन नहीं लेनी है। वहाँ अपफ्रंट पेमेंट्स होती हैं। अब वो आपके ऊपर नेगोशिएशन में ओनर और टेनेंट के बीच में है कि भाई PDC दे दिया, PDC पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, 3-3 महीने का क्वार्टरली पेमेंट्स कर दी, या अपफ्रंट पूरा दे दिया तो आपने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया। सो वो आप दोनों का म्यूचुअल है, ओनर और टेनेंट का, बट बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। अब कब्जे वाली बात कोई नहीं कर रहा दुबई में खाली, तो एक रेंटल डिस्प्यूट सेंटर है RDC में जाओ, केस करो। एक फाइल ओपन करनी होती है विच इज़ ऑल्सो ऑनलाइन। आपने ओपन किया, उसको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भैया आपके अगेंस्ट एक केस हो गया, अगर आपको लीगली करना है इसको तो आप प्रोसीड करो, नहीं तो चुपचाप खाली कर दो। बहुत सारे लोग 99% लोग उसी में ही खाली कर देते हैं। क्योंकि अब दुबई कोर्ट से अगर कोई आपको नोटिस जा रहा है तो आप उस पर खाली कर देते हो।
एक किराएदार को उतनी टेंशन ना, उसके पास इतना पैसा है ना उसके पास बैंडविड्थ है, टाइम है कि वो उसमें केस लड़ने में पड़ेगा। बस हाँ, वो होता है कि जिसकी नियत ही खराब है तो वो तो फिर कल करेगा ही, लंबा खींचेगा उसको। तो आप कह रहे हो कि 100 में से 1 केसेस में कब्जा हो सकता है, कब्जा नहीं होता है, होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, वो डिले हो ओके, सकता है बस, डिले हो सकता है डिले प्रोसेस हो और सकता है बहुत बस। जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा अगर आप करेक्ट। ऐसा हो। ऐसी कौन सी जगह है दुबई में जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? जेवीसी एक एरिया है, ओवर सप्लाइड है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, स्पेशली हम इंडियंस ने, फॉर इन द होप ऑफ अप्रिसिएशन। रेंटल इनकम ठीक है वहाँ पे, बट डेप्रिसिएशन होगा प्रॉपर्टी का, हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो जेवीसी अवॉइड करें। ओके, थैंक यू सो मच वैभव जी, सिमरन जी। आज से बात करके ना देखो, मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे जो हुआ है कि मेरे कई सारे डर और कई सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई। पॉडकास्ट हम करते ही इसलिए हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनसे सीखने को बहुत मिलता है। सो थैंक यू सो मच। दुबई को अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी ही चला जाऊं, घूम कर आऊँ वहाँ पर, More than ठीक है। welcome, sir, more और than welcome. ऐसा भी नहीं लग रहा कि आप भाई हज़ारों करोड़ों होने चाहिए आपके पास तब आप बिल्कुल। दुबई में जा सकते हो। इवन आपको दुबई की प्रॉपर्टी सस्ती लगेगी इन कंपैरिजन टू दिल्ली एनसीआर में जो रेट आजकल चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ये क्लियर करने के लिए। और जाने से पहले वैभव जी, सिमरन जी, मेरे पास आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये हमारी ब्रांड है जेम्स मंत्रा। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग क्रिस्टल्स ब्रांड है, ज्वेलरी ब्रांड है, जिसमें आप अपने रुद्राक्ष, अपने लिए क्रिस्टल्स ले सकते हो जो कि स्पिरिचुअली आपको हेल्प करेंगे, आपके जो गोल्स हैं। और मेरी तरफ से धन योग ब्रेसलेट आप दोनों के लिए गिफ्ट है। अब जेम्स मंत्रा हमने बनाया इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जो क्रिस्टल्स की असली हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लोगों तक पहले तो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, नॉलेज पहुँचे और फिर उनको उससे लाभ हो। अब धन योग ब्रेसलेट एक ऐसा ब्रेसलेट होता है जो कि आपके माइंडसेट को बदलता है। सारा खेल माइंडसेट का ही है। आपको कुछ चीज़ें छोटी लगती हैं, कुछ चीज़ें बड़ी लगती हैं, कुछ लगता है कि डूएबल नहीं है। जैसे आज आपने मेरा माइंडसेट बदला ना, ठीक है, कि अब मुझे वो डूएबल लगने लग गया है। ऐसे ही जब आप ये धनयोग ब्रेसलेट पहनते हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में आपको लगता है कि यार ये भी मैं भी कर सकता हूँ, अगर इनसे हो सकता है तो मुझसे भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसे ही सबका माइंडसेट बदलें। थैंक यू, सॉरी, आई एम जस्ट, ये धनयोग ब्रेसलेट आप ज़रूर पहनिएगा। थैंक यू सर।